खड़ी एम्बुलेंस में ठोक दिया। एक बाइक वाले ने थोड़ा सा मुझे ये किया, और डर के मारे मैं बोली अभी ये बाइक वाले को कुछ हो जाएगा तो मेरे ऊपर केस आ जाएगी, पुलिस केस होएगी। मैं डर के मारे आंखें बंद करी, गाड़ी छोड़ दिया। वो 108 एम्बुलेंस खड़ी रही थी स्टेशन में, उसके ऊपर ही पटक गई जाके पूरा गाड़ी। मेरा ऑटो मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरा एटीएम कार्ड है कि कार्ड डालो पैसा निकालो। मेरे बच्चे तो मुझे सैल्यूट करते हैं। मेरे बच्चे बोलते हैं जो हमने नहीं किया वो हमारी माँ करके दिखा रही है। बहुत खुश है। तो आप कभी अनसेफ नहीं फील कर रही नहीं, थी? कभी नहीं। रात को 12 बजे 1 बजे भी जाऊंगी तो कोई डर नहीं मुझे अभी। जब पेट्रोल का भाव बढ़ता है तो तब तभी आप जान नीचे ऊपर हो जाती है। बैंक से लोन आपने नहीं ट्राई बैंक किया? से मेरे पास स्लिप नहीं ना, पगार का सैलरी स्लिप लगता है। मेरा इनकम है लेकिन सैलरी स्लिप मांगता है बैंक को, कहाँ से देंगे। मिरर में देख रही है ऐसा, देखी तो अक्षय कुमार, मैं गाड़ी उधर ही छोड़ दी, रोक दी। अक्षय ने आपकी फाइनेंशियली कुछ हेल्प की कि नहीं? फाइनेंशियली मैम किसको देखने आए हो? मैं बोली हस्बैंड है। कौन? मैं बोली शिरीष मते। अरे मैं यहाँ पे अंदर है मैं बोली। तो बोलते अरे ये क्या तुम्हारे सामने बैठे, हम लोग वही तो पूछ रहे। मतलब ऐसा। फिर मेरी ज़मीन ही खसक गई पैर के तले जब बच्चों लोग ने ऐसा बोला। बहुत रो पड़ी मैं। मुझे मतलब मेरे सामने है मेरे हस्बैंड, लेकिन मेरे को दिखाई नहीं दे रही कि वो मेरे सामने है। तो घर से बोल के जाती जब घर पे आएगी तभी तुम्हारी, तब तक पता नहीं क्या हो सकता है रोड पे। बहुत रिस्की है। छाया मोहिते जी, जो मुंबई की पहली महिलाओं में से एक है जो ऑटो रिक्शा चलाती हैं और बहुत सारे काम करती हैं। बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है छाया मोहिते जी का। थैंक यू कि आप आई। छाया जी कैसे हैं आप? एकदम मस्त। एकदम मस्त। एक बहुत अच्छी लग रही हैं आप। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप ऑटो रिक्शा तो चलाते ही हो, और जैसे मैंने कहा कि मुंबई की जो ऑटो रिक्शा चलाने वाले लोग होते हैं, दोस्त होते हैं, बहुत कम महिलाएं ऑटो रिक्शा चलाती हैं ना? हाँ, हाँ, तो आपने कब डिसाइड किया कि आप ऑटो रिक्शा चलाएंगी? ऐसा तो कुछ मेरे दिमाग में नहीं था, लेकिन ये गवर्नमेंट ने एक हाउसवाइफ लोगों को, मतलब बिजनेस कुछ भी घर काम करते, इनके लिए कम पढ़े लिखे, इनके लिए कुछ व्यवसाय करके ये अपना परमिट ओपन किया था। तो मुझे शिवसेना से फॉर्म मिला, मैं ऐसा ही भर के डाल दी ऑनलाइन। तो मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया ये आरटीओ में, तो पास भी हो गई। मुझे कुछ पता नहीं था कि कंप्यूटर पे कैसा, मेरे बच्चों लोग के पास कंप्यूटर था तो मैं गेम खेलती थी, मेरा खाना पका के होता था, सब काम होता था। तो रात को मैं ऐसा ही बैठ के थोड़ा सा माइंड फ्रेश करने के लिए गेम खेलती थी। तो मुझे खाली कंप्यूटर ओपन करना इतना ही पता था। तो मैं गई वहाँ पे आरटीओ में, और साहब लोग ने सामने कंप्यूटर 25-30 लोगों का एक हॉल में पूरा लाइन से सब लोग बैठे थे। मैं साहब सर बोले कि ओपन करो, जिनको आता है वो लोग, मतलब कंप्यूटर ओपन करो, जिनको नहीं आता है तो हमको बताओ। तो मुझे तो पता था, मैं ऑन किया। फिर क्वेश्चन आया सामने, मुझे कुछ भी पता नहीं कि क्या आंसर लिखने का। मुझे लगा लेखी है, कागज़ पे लिखने गए। 15 मार्क्स का कुछ पेपर था वो। तो पहला क्वेश्चन आया और 2 सेकेंड में मैं पढ़ते 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 तो वो ख़त्म हो गया। मैं बोली अभी अरे बाप रे, पहला क्वेश्चन गया, दूसरा गया, फिर बाद में मुझे नीचे गोल रेड लाइट दिखा। मुझे कौन बनेगा करोड़पति याद आया। बोले अरे ये तो ऐसा है कि एक क्वेश्चन 3 आंसर, उसमें से चूज़ करके अपना कौन सा आंसर सही है वो टिक करने का था, लेकिन ये मेरे दिमाग में ही नहीं था। वो पढ़ते पढ़ते ही चला गया 30 सेकेंड का। फिर मुझे वो सेकेंड दिखा, रहे सेकेंड 30 सेकेंड होएगा तो चला जाता है ये क्वेश्चन। फिर फटाफट मैं टिक करते गई, और सामने ही कंप्यूटर पे मुझे आया कि आप
उत्तीर्ण झाला आहात. तर मराठीमध्ये होतं. मला काय कळालं नाही. मुझे लगा कि वॉलपेपर है और हो गया. बाद में साहब लोगों ने जो फेल हुए उन लोग के हाथ में डॉक्यूमेंट्स दिया और मुझे नहीं दिया. मेरी सहेली लोग थी तो उनके हाथ में डॉक्यूमेंट्स दिया. मैं बोली मुझे क्यों नहीं दिया सर. पुलिस वाले को बोलते आप तो 4 नंबर कंप्यूटर पे बैठे थे ना, तो आप तो पास हो गए. मैं बोली कहाँ रिजल्ट आया, कुछ पता ही नहीं था ये. तो बोले ये क्या उत्तीर्ण झाला आहात. बोले अच्छा ओके. फिर लाइसेंस मिला, लर्निंग लाइसेंस सीखी 8 दिन में. फिर परमिट मिला, डायरेक्ट गाड़ी ही ले लिया. वाह. और ये करीबन 7-8 साल पहले था ना. 2016. हम्म. तो आप ऑफिशियली ऑटो ड्राइवर बन गई. आप जैसे कितनी महिलाएं हैं जो अभी ऑटो. तो फिलहाल बहुत है. तभी हम लोग के यहाँ विक्रोली में हम लोग 3 ही जन थे खाली. उसमें से फर्स्ट मैं थी. फर्स्ट गाड़ी भी लिया, फर्स्ट निकली रोड पे और फर्स्ट एक्सीडेंट भी कर दिया. फर्स्ट बहुत बड़ा एक्सीडेंट. आपका. हाँ मेरा. लेकिन मुझे कुछ नहीं लगा. गाड़ी तो पूरा गया, पूरा खड़ी एम्बुलेंस में ठोक दिया. एक बाइक वाले ने थोड़ा सा मुझे ये किया और डर के मारे मैं बोली अभी ये बाइक वाले को कुछ हो जाएगा तो मेरे ऊपर केस आ जाएगी, पुलिस केस होएगी. मैं डर के मारे आंखें बंद करी, गाड़ी छोड़ दिया. वो 108 एम्बुलेंस खड़ी रही थी स्टेशन में, उसके ऊपर ही पटक गई जाके पूरा गाड़ी. पर थैंकफुली आपके साथ कुछ हुआ नहीं. कुछ नहीं हुआ. I'm very फिर 3 grateful to महीने God के for बाद that. में कंपनी वाले ने मुझे गाड़ी बना के दिया. फिर अभी 2016 से आज तक फ्री कहीं भी, यहीं तो हमेशा आती हूँ मैं. BN नगर, आज़ाद नगर, वर्सोवा, मारवे. अभी शूट में जाती तभी मैं अपना गाड़ी लेके जाती हूँ. आपकी खुद की गाड़ी कौन सी है. ऑरेंज कलर की है वो जो गाड़ी है. अच्छा वो. हाँ. इस पे तो माने ये ऑटो आपकी खुद की है. खुद की ऑटो है मेरा. अच्छा. और ये 2016 में जब आपने चलाना शुरू किया. हाँ. तब ये ऑटो आपने लोन पे लिया था, रेंट पे लिया था. लोन पे. और कितने सालों में ये ऑटो आपने अपना खुद का बनाया. अभी तक तो बाकी है. लॉकडाउन आया उसके बाद में. 2016 में लिया लेकिन लॉकडाउन 2019 से फिर थोड़ा ये हो गया पैसे का नीचे ऊपर, तो कोई EMI नहीं भर पाई, तो अभी तक थोड़ा सा बाकी है. तो लॉकडाउन में बहुत कठिनाई हुई होगी. बहुत हो गई लॉकडाउन में. और ये जो स्थिति हुई थी उस वक्त घर कौन चलाता था लॉकडाउन के टाइम पे. लॉकडाउन के टाइम पे तो सभी घर पे थे. मेरे हस्बैंड को तो ये हार्ट अटैक आया लॉकडाउन में ही. वो थे प्राइवेट, ये अपना रहीजा बैंड्रा खार. तो 2019 से घर पे ही बैठे हैं. फिर बच्चों लोग छोटे हैं, स्कूल में जाते. फिर ये लड़की भी है, स्कूल में जाती, थोड़ा काम भी करती. और लॉकडाउन में भी मैं गाड़ी चलाती थी थोड़ा. आपके 3 बच्चे हैं. 2 लड़का 1 लड़की. क्या उम्र है उनकी. बड़ा वाला अभी 28 का है, छोटा वाला 25 का है, ये 24. और घर का ख्याल आप ही रखती हैं, पैसे आप ही कमाते हैं सबके लिए. पूरा. तो एक आप और 4 लोगों का ख्याल रखती हैं आप, पति और 3 बच्चे. बड़ा वाला ऑटोमोबाइल इंजीनियर पढ़ाई कर रहा अभी. किया हो गया. 2 नंबर वाला BMS कर रहा है यूनिवर्सिटी. और ये BAF कर रही है छोटी. ये क्या कर रही है. BAF बैंकिंग का कोर्स. अच्छा. अकाउंट फाइनेंस. अच्छा. जितना मेरे से बन रहा है उतना मैं कर रही हूँ बच्चों लोग के लिए. अरे कितना अच्छा कर रही हैं आप. और अभी तो हस्बैंड को ब्रेन स्ट्रोक आयल है अभी भी आया क्या? हाँ अभी नज़र गई, चलते नहीं है, बेड पे है मई महीने से. तो 4 स्टेंट डाला है, 2 फोड़ दिए, मतलब ये हार्ट अटैक का. और उसके बाद में अभी 2 साल के बाद में ब्रेन स्ट्रोक आया है. उनका इंश्योरेंस लिया. हेल्थ कुछ इंश्योरेंस भी नहीं, इतना अपना हैसियत नहीं है, कुछ भी नहीं किया. तो माने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया आपने उनका. ये सारा जो हार्ट अटैक का, पूरा ब्रेन स्ट्रोक का मैं सारा कर रही हूँ. खर्चा आपने उठाया है. पूरा. कितना पैसा खर्च हुआ ये इलाज में. अभी तो 4-4.5 लाख तक कर्जा निकाल के. कर्जा कितना था.
अभी वही निकलते जब जैसा लगता है हॉस्पिटल में, आपसे इनसे उनसे ले लेके अपना चला रही हूँ। चल रही है। और हार्ट अटैक से पहले, कोविड से पहले आपके हस्बैंड क्या करते थे? वो रहीजा बिल्डर है ना, खार वेस्ट में, उधर ये क्या बोलते हैं, ऑफिस बॉय। ऑफिस बॉय थे। 8 साल पहले 8 साल पहले मैं, बच्चे छोटे थे, कुछ काम नहीं कर पाती थी। फिर थोड़े से बड़े हो गए, आजू बाजू वाले के पास छोड़ के सिप्स कंपनी में मैं कंप्यूटर असेंबली करती थी, अंधेरी सिर्फ में। वहाँ पे रिज़ाइन दी, कंपनी बाहर गाँव गई। फिर मेस चालू किया, खाना 50 टिफ़िन थे, मतलब 500 रोटी अकेली बनाती थी। इतना खाना बना के छोड़ देने का, वज़न लेके, दोनों हाथ में थैली लेके, टिफ़िन थैली में भर के, वो 2011 तक किया। 2011 में स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम हो गया मुझे, 2-3 साल बेड पे। ऑपरेशन कराने का था, प्राइवेट वाले डॉक्टर बोले, नायर के डॉक्टर बोले ऑपरेशन करके तुम चल नहीं पाऊंगी, मतलब हम लोग गारंटी नहीं दे सकते कि आप चल पाएंगे, तो इससे अच्छा तुमको आखिर तक बर्दाश्त करना है ये। फिर भगवान की कृपा से ठीक हो गई। फिर बाद में आयुर्वेदिक मसाज ये वो करा के ठीक हो गई, दवाई खा के ठीक, मतलब ऊपर वाले ने ठीक रखा बच्चों लोग के लिए अच्छा किया। अब फिर उसके बाद में 2016 में गाड़ी लिया, क्योंकि मुझे ऑटो का सफ़र भी करना नहीं है, बस से सफ़र भी करना नहीं है, डॉक्टर ने बताया। मगर ऊपर वाले ने इतना हिम्मत दिया कि खुद ऑटो चला रही हूँ। अभी जब आप ऑटो चलाती हो तो बैक का तकलीफ नहीं होता? होती थोड़ी होती, पीठ की तकलीफ होती है? होती मगर चल रहा है। और उसमें से शूट का रहेगा तो वो करती है। शूट का क्या रहता है? ये साड़ी ड्रिपिंग का एक्टर्स लोगों को वो वो आपका आता दूसरा है। बिजनेस है? हाँ, वो आता है, वो साइड बिजनेस, वो आएगा फिर वो चली जाती है कहीं भी। तो ऐसे कितने बिजनेसेस है आपके साइड में? एक तो ऑटो चलाना हो और गया, बॉडी मसाज लेडीज का, लेडीज का बॉडी मसाज, सारी ड्रेपिंग, साड़ी ड्रिपिंग। वो आप एक्टर्स के लिए करती हैं। और ये कौन एक्टर्स जिनके साथ आपने काम किया है? मैं तो ये अपना सेक्रेट गेम, ये सैफ अली खान, उनके साथ में दिल्ली में थी 15 दिन, गुड़गांव में, न्यूरो सिटी। फिर क्या नाम उनका, अनुप्रिया गोयंका, ये शबाना आजमी, फिर अभी तो ये सोमया टंडन, फिर बहुत सारे हैं। अरे आप खुद एक स्टार है हमारे लिए। हाँ? मोमेटन एक्टर्स कौन है वो, बाला साहेब का जो, बाल ठाकरे का जो किया रोल, क्या नाम, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, उनके साथ किया। फिर सीरियल एक्टर तो बहुत सारे। तो आप पर डे ऑटो रिक्शा में कितना कमाती हैं? कभी 1700-1800, ये प्रॉफिट है आपका कभी कि? 1500, नहीं मतलब उतना कमाती। फिर उसमें से 300-350 रुपया ये अपना जाता है, गैस का जाता है, फिर मेंटेनेंस रहता है, मतलब प्रॉफिट 600-700 रुपये निकल जाता है, सब निकल के। माने करीबन 20-25 हज़ार महीने का तो हो वो ही तो जाता महीने है। में हो ही जाता है। और साथ में ही बॉडी मसाज का आएगा तो वही गाड़ी लेके चली जाती कहीं भी। बोरीवली में रहता है, कभी मुलुंड रहता है, कभी थाना रहता है, मतलब जहाँ जहाँ मेरे कस्टमर है वो जो फिक्स है, फिर वहाँ वही गाड़ी लेके जाती। शूट रहेगा तो गोराई बीच, मलाड, मारवे लेके जाती अपना गाड़ी। तो ये रोज आपको मसाज का ऑर्डर आता है? मतलब रहता है 4 दिन में, 8 दिन में, कभी जैसा। और अलग ये अलग ऑटो चलाने के बाद आप जाके? हाँ, नेपेंसी रोड में है कोई 2-4 क्लाइंट। तो दिन में एक मसाज तो करती हैं आप? हाँ, होता है, कभी 2-3 दिन के बाद में, कभी 8 दिन के बाद में, हमेशा ही नहीं रहता है। तो कितने घंटे आप ऑटो चलाती है दिन में? दिन में अगर मैं सुबह निकलूँगी 7-8 बजे घर का काम करके, तो मतलब दिन भर में आती जाती रहती हूँ बीच बीच में। कहीं से भी अपने एरिया में आएगी तो घर पे चली जाती हूँ, खाना
चाय नाश्ता, फिर नहीं तो फिर रात को कभी 12 बजे भी आती हूँ। दूर का मिलेगा, बोरीवली मिलेगा तो एम्प्टी तो जा नहीं सकती, विक्रोली से बोरीवली आएगी, फिर भाड़ा मारते मारते कभी उल्टा लगेगा, बोरीवली से अंधेरी लगेगा तो वहाँ जाती है, अंधेरी से वापस पीछे बोरीवली आए, मतलब जैसा भाड़ा मिलेगा वैसा मारते मारते फिर 12 भी बज जाता है घर पे जाने के लिए कभी कभी, नहीं तो फिर 7-8 बजे जैसा मूड रहेगा वैसा। तो 10-12 घंटे चलाती ही है ना आप ऑटो? 10-12 घंटा तो चलाती हूँ। उससे ज्यादा भी? नहीं, 12 घंटा? कभी कम भी, जैसा मतलब जैसा भाड़ा मिलेगा ना वैसा थोड़ा मूड आ जाता है काम करने का, पैसा मिलेगा तो वो मेरा ऑटो, मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरा एटीएम कार्ड है कि कार्ड डालो पैसा निकालो। बहुत मुझे सुकून मिला ऑटो से, बहुत। ये सेट टाइमिंग होता है लोगों का दफ्तर जाने के लिए, कोई कहता है कि 9 बजे रोज पहुंचना पड़ता है, हाँ, तो आप का कोई सेट टाइमिंग नहीं रहता? बोलती रोज मुझे 9 बजे निकलना है? नहीं, वैसा फिक्स टाइमिंग भी रहता है, लेकिन घर के काम रहते हैं ना, बच्चे लोग जाएंगे मतलब तो उनको खाना पीना उनका करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा अपना फिक्स भाड़ा रहता है हमेशा। कोई अभी आप जैसे है कि रोज आप ही आ जाओ छोड़ने के लिए, तो फिर वो फिक्स भाड़े रहते, तो मुझे ऐसा टेंशन नहीं है कि यही 8 बजे ही निकलो तभी ऑफिस का टाइमिंग रहता है तभी भाड़ा मिलेगा अपने को पैसा मिलेगा, ऐसा नहीं है कि अपने सब लोग है कभी भी जाएंगे, मेरा धंधा बराबर हो जाता है। जब आप पहली बार आपने डिसाइड किया कि मैं ऑटो रिक्शा चलाने वाली हूँ और आपने अपने परिवार के सदस्यों से कहा था, तो उनका रिएक्शन क्या था? वो पहला तो खुश हो गए सब लोग कि हमारे घर पे कोई लेडीज़ ये काम करे। मेरे हस्बैंड को तो साइकिल भी नहीं चलाने, वो डरते हैं मेरे गाड़ी में बैठेंगे तो भी डरते, अरे धीरे धीरे धीरे, तुझे इतने रास्ते कैसे पता है। लेकिन जब हाथ में गाड़ी आया तो अपने आप पता चला। तो मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे लोग बहुत खुश है, बहुत। मेरे बच्चे तो मुझे सैल्यूट करते हैं, मेरे बच्चे बोलते हैं जो हमने नहीं किया वो हमारी माँ करके दिखा रही है, बहुत खुश है। और आज भी मेरे हस्बैंड अभी मतलब बेड पे है, लेकिन मेरे हस्बैंड भी बोले अरे तेरा इंटरव्यू, तू चले जा, मेरा टेंशन मत ले, मुझे तू खाली बना के यहाँ बाजू में रख दे कुछ और चली जा, जा 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 जल्दी जा जल्दी जा, ऐसा। मतलब और बच्चे मेरे इतने खुश है, बहुत खुश है। जब आप ऑटो चलाती हैं पैसेंजर्स का क्या रिएक्शन रहता है? पैसेंजर तो मुझे लगता है अपन बम्बई में है ना बहुत सेफ है। मुझे आज तक ऐसा कोई पैसेंजर मिला नहीं है कि गलत, कोई उल्टा सीधा बोलने वाला, ऐसा कोई मिला नहीं। उल्टा लेडीज़ से ज़्यादा जेंट्स बहुत अच्छे हैं। वो 10 गाड़ी छोड़ के लेडीज़ का गाड़ी देखेगा वहाँ पकड़ने, बोलते अरे ये जेंट्स लोग है ना बहुत इनके नखरे है, कभी इधर जाने का ही नहीं उधर जाने का ही नहीं, उनको बड़ा भाड़ा मांगता है। तो इससे अच्छा आप लोगों को ही देंगे तो अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है। और बम्बई में लोग बोलते कि बम्बई डर है या कोई, लेकिन मुझे नहीं लगता है, आज तक तो कोई ऐसा मिला नहीं। और कभी कोई ऐसा पीने खाने वाला मिलेगा बैठेगा तो पहला पूछते हैं वो लोग, सिगरेट वगैरह पीने वाले, मैम बैठेगा तो चलेगा क्या। तो कभी अपन अभी ऑफिस में जाने वाले रहते, फिर नहीं बोलेंगे, पीने वाले को तो नहीं बिठाती, लेकिन ये मतलब नशा करने वाले, लेकिन सिगरेट वगैरह कभी लेट होता है उनको तो अच्छा ठीक है चलो बैठो, मगर नहीं बैठते, पहले पूछते हैं, बहुत अच्छे। मैंने पूछते हैं कि देखिए मैं सिगरेट पीता हूँ, चलेगा क्या, मैं ड्रिंक मार के आया हूँ, मैं बैठ सकता तो हूँ क्या? ड्रिंक वाले को तो बिठाती नहीं मैं, आप नहीं बैठा? नहीं बिठाते, मैं सीधा बोलती हूँ दूसरा गाड़ी पकड़ो, क्योंकि कभी पता नहीं कुछ उल्टा सीधा कुछ बोल देंगे कुछ, मगर ऐसे तो मिले ही नहीं कोई। बहुत अच्छी कभी कभार कुछ लोग होते जो पी के आते कोई हैं, कोई हाँ, पर आपको पता नहीं रहता कि वो पी के आए हैं, हाँ, तो वो कैसे आप डिसाइड करती वो है? नहीं पता चलता है फिर, लेकिन अपने को ऐसा लगता है कि ज़्यादा कुछ है तो सीधा बोलते जाओ, पता चलता है ना। जो सीधे साधे लोग, जो अच्छे लोग वो तो पीते, वो पता नहीं चलता है, लेकिन सादे लोग जो रहते वो लुढ़क जाते, फिर उनको तो सीधा नहीं हमको इधर ही बैठना है, नहीं बिठाएगी, जाओ मेरा कंप्लेंट करो, नहीं बिठा सकती मैं, फिर चले जाते। और अपने जो दूसरे ऑटो वाले जो जेंट्स है, कहीं भी जाओ, अभी मैं इधर आएगी, मैं विक्रोली की है, यहाँ पे DN नगर में आएगी, तो पहला वो लोग बोलते ताई इधर लगाओ गाड़ी, ताई लगाओ, यहाँ से भाड़ा मिलेगा, जाओ लेके जाओ, खाली क्यों जा रहे,
मतलब बहुत अच्छे हैं, यानी मदद करते हैं बहुत आपकी। हेल्प करते। कभी गाड़ी बंद पड़ेगा तो क्या हुआ, भाग के आते, मतलब डर नहीं है कुछ भी। तो जो मेल ऑटो रिक्शा वाले ड्राइवर्स हैं वो कभी इनसिक्योर हो जाते हैं आपकी वजह से कि अरे आप वहाँ हो, सब भाड़े वाले जो लोग हैं वो आपके पास जा रहे हैं हाँ, क्योंकि आपकी नहीं, मदद करना चाहते हैं? नहीं, नहीं, उल्टा वो बोलते जाने दो, पहली बार आई है ना, जाओ लेके जाओ। उनका भाड़ा रहेगा वो भी दे देते, लेके जाओ, ये वहाँ का भाड़ा है। तो बहुत भाईचारा बहनचारा है आप सब बहुत में। बहुत। तो आप कभी अनसेफ नहीं फील कर रही नहीं, कि? कभी नहीं। रात को 12 बजे 1 बजे भी जाऊंगी तो कोई डर नहीं मुझे अभी। मैं अलीबाग, श्रीवर्धन वहीं भी गाड़ी लेके जाती हूँ, अपना गांव में भी लेके जाती हूँ। तो 3 बिजनेसेस चल रहे हैं, हम्म, सारी ड्रेपिंग, लेडीज का मसाज और ऑटो चलाना। ऑटो चलाना। इन तीनों में से कौन आपके या कौन सा प्रोफेशन आपके दिल के बहुत करीब है? ऑटो। और ऑटो ही क्यों? पता नहीं। ये पता नहीं माने क्या, क्योंकि लोगों से आप मिलती हैं। नहीं, 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 ऐसा नहीं है। वैसा मुझे ये सूट का बहुत पसंद है, मतलब, सारी लेकिन ड्रेपिंग। हाँ, सारे ड्रिपिंग का बहुत पसंद नहीं, है। पर कुछ तो होगा, ऑटो ही आप कह रही हैं तो क्यों? लेकिन क्योंकि आपको ऑटो लगता है को रोज आप ज़्यादा दस मैं, पंद्रह लोगों से मिलती हैं। हाँ बहुत, 10-15 क्या, बहुत दिन भर में। कितने लोगों से और मिलती हैं आप? अभी मैं गिन नहीं सकती हूँ। 50? हाँ, हो सकते ज़्यादा। नहीं, पर ऐसा भी तो होता होगा ना छाया जी की लोग आपसे सवाल पूछते होंगे, अरे लेडी ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, हाँ, कोई कोई अनोखा खुश होता हो है उनके जाते, लिए। कोई कोई बहुत खुश हो जाते ये देख के, बहुत बोले तो बहुत, और सैल्यूट करते, बहुत खुश हो जाते वही कई लोग। बहुत अच्छा लगा ताई आप बैठे हो, बहुत अच्छा लगा आप गाड़ी चलाते हो, बहुत खुश हो जाते हैं। जब पेट्रोल का भाव बढ़ता है तो तब तभी आप जान नीचे ऊपर हो जाती है। क्या, मतलब क्या फील करती हो उस वक्त आप? क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, जान नीचे ऊपर हो जाती है जब भी पेट्रोल पंप पे जाते, गैस का भाव देख के। मगर क्या कर सकते, अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। जब ऑटो रिक्शा वालों का बंद होता है, बीच बीच में कभी कभार हो जाता है, तो आप उनके साथ रहती है या मन में कहती है अरे मत करवाओ ये बंद, ये सब मत करो, क्या होता नहीं, है? साथ में रहती हूँ, हम्म। साथ में रहती हूँ। छाया जी, आपने अपने हस्बैंड को सपोर्ट किया, बेटियों को सपोर्ट किया, बेटे को सपोर्ट किया, अभी आपका बड़ा बेटा तो अभी काम करने लग गया है ना, हाँ, बड़ा तो अभी बेटा कमाता है वो, कमाता है तो घर में थोड़ा सा। कंट्रीब्यूट करता है, घर में हाँ, देता है भी? मेरे तीनों बच्चे जो भी कुछ कमाएंगे तो मेरे हाथ में ला के देते। तो अब आपको सहूलियत है कि आपके अलावा भी और पैसा आ रहा है आ बच्चों रहा के है। द्वारा। हम्म। अभी मतलब डिप्लोमा किया, उसका डिग्री नहीं हुआ है, डिप्लोमा किया, लेकिन छोटा बड़ा कर रहा है थोड़ा। अभी आपका कितना कर्ज है ओवरऑल? पति का जो मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा अभी तो है, मुझे 7-8 लाख तक तो होएगा। और ये जो कर्ज है लोगों से लिया है आपने कि लोगों बैंक से, से लिया है? लोगों से, अपने पहचान वाले हैं, हेल्प करते हैं, लेकिन उनको तो देना ही है ना। तो हर महीना अपनी आमदनी से कितना आप देते हो लोगों को ये कर्जा कम करने के लिए? 30-40 हज़ार। महीने का आप देते रहते हो? तो आप ओवरऑल आप कितना कमाते हो फिर? अभी मैं 30-35 तो कमाती हूँ। ये पर आप 30-35 कमाते हो तो उनको 30-40 कैसे देती हैं आप? बच्चे लोग देते हैं ना। पैसे के साथ, आपकी आमदनी के साथ आप लोग 30-40 हज़ार हर महीना लौटाते हो? हाँ, लौटाती हूँ। ये जो दोस्त आपको पैसे देते हैं हेल्प करने के लिए, आ, वो इंटरेस्ट भी लेते हैं पैसे पे? हाँ, कितना लेते हैं इंटरेस्ट? 10%, 10%? कोई 5%। बैंक से लोन आपने नहीं ट्राई बैंक किया? से मेरे पास स्लिप नहीं ना, पगार का सैलरी स्लिप लगता है। मेरा इनकम है लेकिन सैलरी स्लिप मांगता है बैंक को, कहाँ से देंगे। ये है। बच्चों लोग की पढ़ाई थी, उसमें हो गया। तो यानी कि हमारे जो ऑटो रिक्शा चलाने वाले भाई बहन जो भी हैं उनको बैंक से लोन नहीं मिल सकता है क्योंकि वो नहीं, सब कैश में कमाते हैं। नहीं इसके बारे में आपने सोचा नहीं कि कैसे? सोचते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन नहीं हो रहा है कुछ।
उल्टा होना चाहिए। हम लोग रिक्शा वाले तो इतनी अच्छी सेवा है, बस वाला जब उनका स्टॉप है वहीं ही खड़ा करता है, लेकिन हम लोग घर तक सेवा देते हैं, लेकिन हमारे बारे में कोई सोचता ही नहीं है। बस वाले तो नहीं, बस वाले को देखो पीएफ रहता है, सब कुछ सर्विस रहती है, उनको पेंशन रहती है। हमारा ऑटो वाले का, टैक्सी वाले का क्या है? कुछ भी नहीं है। कुआं खोदो, पानी पी लो, बस हो गया। उनके बारे में कभी कुछ किसी गवर्नमेंट ने सोचा ही नहीं है। और मैं ये चाहती हूँ कि इनके लिए कुछ सोचना चाहिए गवर्नमेंट ने, क्योंकि वो ऐसी सेवा देते हैं कि बीमार है कोई है तो उठा के अपने गाड़ी में डाल के लेके जाते हैं हॉस्पिटल तक, वहाँ से उठा के घर तक छोड़ते। बस वाले क्या है, बस वाले ट्रेन वाले अपन वहाँ तक जाना चाहिए और वो स्टॉप में ही छोड़ेंगे, लेकिन हम तो घर पे जाके छोड़ते हैं। घर से कोई बुलाने आएगा स्टैंड पे तो गाड़ी लेके घर पे जाते हैं, मगर उनके बारे में कोई सोचते ही नहीं गवर्नमेंट वाले। मैं ये सोचती हूँ कि ऑटो वाले के लिए, टैक्सी वाले के लिए कुछ पेंशन स्कीम कुछ ना कुछ करो, रिटायर हो जाएंगे तो उनके लिए कुछ करो। ये मेरा सोच है कि मुझे कोई थोड़ा सा प्लेटफॉर्म देगे तो उनके लिए मैं लड़ूंगी, कुछ करूँगी, ऐसा सोचती हूँ मैं। क्योंकि मैं खुद जब मैं ये लाइन पे आई तो मुझे पता चल रहा है कि कितनी तकलीफ है और कितने लोग सेवा करते हैं और सही में सेवा करते हैं, लेकिन कुछ नहीं। कोई 1 रुपए भी ज़्यादा लेंगे तो ऊपर से बोलते हैं, अरे 1 रुपए क्यों छोड़ने का, दे दो 1 रुपए दे दो, तुमने 1 रुपए कम दिया। लेकिन ये नहीं सोचते हम लोग घर तक सेवा कर रहे हैं, कभी कम ज़्यादा रहेगा तो उनके पास कम रहेगा हम लोग लेने का, लेकिन हमारे पास कम रहेगा तो उनको नहीं चलता है। अभी बूढ़े लोग हैं 70, 80, 82 वाले लोग ऑटो चला रहे, बहुत बुरा लगता है। मतलब सबकी घर की परिस्थिति एक सरी की नहीं है, किसी के बच्चे हैं देखते नहीं माँ बाप को तो उनको करना पड़ता है, तो उनके बारे में कौन सोचेगा? ये उम्र में वो लोग काम कर रहे हैं, उनके बारे में कोई सोचते ही नहीं है। मैं सोचती ऐसे मीडिया के इससे वो गवर्नमेंट तक पहुंच सकता है ये कि बाबा इनके लिए कुछ तो करो, कुछ तो ऐसा स्कीम निकालो कि वो लोग बेचारे बुढ़ापे पे कुछ तो उनको मिलेगा। हम तो लेडीज है, हमारा छोड़ो, मतलब हस्बैंड है वो कुछ ना कुछ कमाएगा। अभी मेरा प्रॉब्लम वो अलग है, लेकिन कोई ना, लेकिन जो आदमी कमाते हैं उनकी औरतें घर पे रहती और उनको करना ही पड़ता है, तो उनके बारे में तो सोचना चाहिए। वो गवर्नमेंट तक पहुंचा दो ये। अब क्या क्या चाहती है कि गवर्नमेंट किस तरीके से आप लोगों की मदद करे? लिटरली बताइए, कौन से पॉइंट्स है जो आपके दिमाग और दिल में हमेशा रहता है? कौन से, मतलब मैं ये चाहती हूँ कि उनको अभी 58 होएगा तो आप रिटायर करा देते गवर्नमेंट वाले को, उनको कुछ ना कुछ। ये अभी 80 साल तक गाड़ी चला रहे तो उनके लिए कुछ पेंशन स्कीम, या उनको वो अभी रिटायर हो गए, उनका गाड़ी देखो 16 साल 15 साल हो गया, गाड़ी स्क्रैप करो, फिर गाड़ी वो चलती नहीं, फिर नया ले लो। वो खाली कर्जा ही कर्जा है, मतलब ऑटो वाला कोई भी उनका मतलब ये नहीं है, तो उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। अभी क्या मैं कैसा बताऊँ कि क्या करने का, कुछ तो उनको देना चाहिए गवर्नमेंट ने। एक ऑटो खरीदने में कितना पैसा लगता है? 3.5 लाख। 3.5 लाख। और इंटरेस्ट के साथ में तो मुझे लगता है 5 के ऊपर जाता होएगा, 5-6 के ऊपर। तो ये जो ऑटो आप खरीदती हैं, ये भी लोन दोस्तों से लेकर ऑटो खरीदती हैं आप? नहीं, वो कंपनी, ये बैंक वगैरह, तो वहां पे बैंक हेल्प करता है? पतपेड़ी, उससे बैंक तो ज़्यादा देती नहीं, ज़्यादा ही पतपेड़ी। वो बहुत प्रोसीजर रहता है, ये चाहिए वो चाहिए, बैंक भी रहती है और प्राइवेट जो रहता है ना फाइनेंस, उनसे। ये पथपेड़ी हमारे दर्शकों को समझाइए ना, क्या होता है? पतपेड़ी वो मुझे भी मतलब प्राइवेट फाइनेंस रहता है ना, उनसे लोन। कभी कभी गवर्नमेंट की बैंक ज़्यादा तो कम रहते, ज़्यादा ही ज़्यादा फाइनेंस वाले करते। तो बजाज 3.5 लाख आप ऑटो खरीदती है, कितने साल में ये ऑटो का लोन आप लोग चुका देते हो? 7-8 साल तो जाता है लोगों का, क्योंकि कभी ये महीने में 5,000 का हफ्ता ये महीने नहीं आया, नहीं निकला, तो फिर वो उसका बैच लेते हैं और एक्स्ट्रा चक्रवृद्धि बैच, इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मारते।
तो 7-8 साल तो जाता है लोगों का। ये जो ऑटो आपका खुद का जो है ना, ये तो अभी ऑब्वियसली 8 साल से आप चला रही हैं। 16 और अभी हाँ, 9 8 साल हो साल। गए, 9 हो गया। हाँ, 9 साल। तो अभी और 7 साल अप्रोक्सीमेटली चलेगा ये। हाँ, फिर स्क्रैप करना पड़ेगा, नया ले लो। फिर मगजमारी वापस शुरू। जो है वही, आप महीने में बचाती है कुछ अपने लिए? कुछ नहीं बचता है। 3-4 हजार कुछ नहीं बचता है। बचता था तो फिर कर्जा ही नहीं होएगा। मेंटेनेंस भी वही निकलते हैं ना, उतना ही निकलता है। रोड पे गाड़ी चलती तो कभी ये गया, कभी वो गया, टायर गया, कुछ पार्ट गया, वो तो खर्चा तो रहता ही है। हर महीना उसका सर्विसिंग रहता है, सर्विसिंग के लिए 5-6 हज़ार जाता है हर महीना। ऑयल पल्टी करो, ग्रीसलिंग करो, ये करो, वो करो, बहुत कुछ काम निकलता है। तो महीने में गाड़ी कितना का। खर्चा होता है सर्विसिंग में? 4-5 हज़ार तो होता ही है, 3-4 हज़ार। तो माने आप ऑटो में करीबन 30-40 हजार रुपए महीने का कमाती है। हाँ, हाँ, 30-35। 30-35। जिस दिन आप और बीमार उसमें पड़ से गई, 30-35 से मतलब वो मेंटेनेंस जाता है, उसमें गैस का जाता है। उतना तो कमाती, लेकिन गैस मेंटेनेंस ये अभी रोज का समझो 1,500 कमाएगी तो महीने का कितना हो गया, 45। तो उसमें से गैस है रोज का 300-350 रुपए का गैस है, मेंटेनेंस है उनका, तो 600-700 रुपया रोज का मिल जाता है। मैंने 20 हजार तक आप बचा लेती है। 20-25 उसमें से अपना घर परिवार। डेलुलू सोलुलू, बच्चे की जान लोगे क्या? हाई ऑन चाय, चाय प्रेमी विचित्र प्राणी, बुलाती है मगर जाने का नहीं। Yes, Angar's latest collection of t-shirts, hoodies, jumpsuits are out. Trendy, cool, new designs with slogans that you and I see in our daily lives at affordable prices. Also, if you're an Angar customer, if you have the Angar merchandise with you, click pics with them and post it on your Instagram and tag me @Sid_Kannan, and I would love to repost them. Angar pehno और Angar मचाओ। अभी आप मुंबई में वन ऑफ द फ्यू महिलाज हो जो ऑटो रिक्शा चलाती है। आपके जैसे कितने और सहेलियां हैं, दोस्त हैं जो चलाती हैं? अभी तो बहुत हो गई है, पहला कम था, अभी तो बहुत। बोले तो थाना में तो 300-400 महिलाएं थाना में, और अपने इधर बम्बई में 30-40 होएगा। मुलुंड से, मतलब मुलुंड से इधर बम्बई हो गई, फिर वो थाना है तो वहाँ से मतलब 30-40 महिला होएगी। हमारे विक्रोली में अभी 15 महिला हो गई। तो आप उनकी लीडर बन चुकी हैं कि नहीं? हाँ, लीडर तो है मैं। महाराष्ट्र रिक्शा चालक सेना की लीडर हूँ। आप लीडर हो। तो इस संस्था में, ऑर्गेनाइजेशन में होता क्या है? वो कभी मतलब कुछ किसी को कुछ प्रॉब्लम है, क्या है, वो सॉल्व करने का अपना कुछ भी रहेगा तो। पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है जाने के लिए? है ना। है ना? क्यों नहीं? हाँ। मैं ऑलराउंडर हूँ, खाली डांस छोड़ के। हर काम के लिए ऑलराउंडर हूँ। मैं कपड़ा सिलाती हूँ, मशीन है मेरे पास, हर चीज़। खाली डांस आता नहीं है, बाकी ऑलराउंडर, हर काम, कोई भी काम बोलो। गुंडे मिल जाते हैं क्या जब आप ऑटो चलाती है? नहीं, एक बार भी कोई गुंडा नहीं मिला? एक बार मिला था, मतलब मुझे यही गाड़ी में बैठना है, मैं बोली नहीं बैठ सकती। नहीं, ये लेडीज गाड़ी है, तुमको पता है, क्यों नहीं बैठ? नहीं, मुझे बिठाना है। जाओ आप सामने पुलिस वाले कंप्लेंट करो। फिर कोई लेडीज रहेगी तो बोलती अरे तुम्हारा मीटर फास्ट है। अरे ये गवर्नमेंट का मीटर है, फास्ट कैसा करूँगी? अरे इतना कैसा पैसा हो गया, इतना ही होता है। लेडीज लोग बहुत ये करते, इतना कैसा पैसा हो गया, इतना नहीं होता है, ये ज़्यादा हो गया पैसा, तुम्हारा मीटर फास्ट है। अरे हम लोग हाथ से थोड़ी घुमाते हैं। कभी कभार मैंने भी देखा हुआ है। हाँ। कि एक टाइम पे जब मैं ज़्यादा ऑटो में बैठता था,
तो उस टाइम पे मैं देखता था कभी कभी मीटर फास्ट हो जाता था। हाँ, वो कोई मतलब बजाज गाड़ी रहती ना, वो पहले करते थे, अभी तो इलेक्ट्रिक मीटर है, अभी कुछ नहीं कर सकता है छू कोई भी नहीं भी। सकते आप अंदर नहीं, से, अभी गड़बड़ नहीं। घोटाला कुछ नहीं। पहले वो सादे मीटर थे ना, तभी वो लोग करते थे कुछ हाथ से, तभी हमको भी लगता था। मगर अभी ये गवर्नमेंट का जो पुलिस वाले रहते हैं ना, सामने खड़े रहते हैं, अभी यहाँ से 1 किलोमीटर है ना, तो मतलब 22 23 का 25 26 ही गिरना चाहिए। पुलिस वाले सामने रहते, जब हमारा मीटर का पासिंग रहता है तभी, तो उतना ही आना चाहिए, तभी वो लोग पासिंग करते, पुलिस वाले पासिंग करते, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते कोई। मगर जिसको नहीं पता, अरे ज़्यादा हो गया, ऐसा हो गया, अरे चलो भाई लेके चलो, तुमको कहाँ लेके जाना है, चलो मैं आती हूँ। फिर कोई ऐसा मतलब पीछे अपना गाड़ी पीछे है, कोई पीछे, अरे हमारा नंबर पे गाड़ी है, अभी मैं क्या करूँ, वो कस्टमर को बोलो वो आके मेरे गाड़ी में बैठा, हम क्या कर सकते हैं, तुम उनको बोलो उतारो और लेके जाओ, कुछ नहीं वैसा ज़्यादा नहीं, कभी एकाध ऐसा मिलता है, इधर हमारा नंबर पे गाड़ी है और तुम गाड़ी भर के चले गए, अरे कस्टमर को यहीं बैठना है, तो उनको ही उनसे ही बात करो ना, उनको बोल रही है पूरे आगे गाड़ी खड़ा है उसमें जाओ, उनको यहीं बैठना है, तो अभी क्या करने का, फिर कुछ नहीं बोलते। वैसे ठीक है, समझदार है, एकाध मिलता है ऐसा उल्टा सीधा बात करते, लेकिन अपन भी थोड़ा सा समझ के बात करने का। आप बड़े हो, हम छोटे हैं, ठीक है, जब तक अच्छे से बात कर रहे तब तक ठीक है, जब ये आगे ही और ही कोई ऐसा उल्टा सीधा बोल रहा है, तो फिर अपन भी अपना बताने का, जब तक अपन शांति से। अब अक्षय कुमार से मिली थी आप? अक्षय कुमार से, वो तो एक फॉरेनर थे, जब मैं ट्रेनिंग ले रही थी तभी, तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और लेके गई, तो वो अक्षय जी ने देखा, तो वो बोले मुझे ये लेडी चाहिए, उनके असिस्टेंट को बोले। फिर 2 महीना गया मेरा नंबर ढूंढने के लिए उनको, अभी मेरा नाम खाली वो यूट्यूब में देखा था, वो जो फॉरेनर लेके गया क्लिप वो। फिर उन्होंने अंधेरी आरटीओ है ना, वहाँ पे पूछा अंधेरी में कि ये लेडी कहाँ मिलेगी, तो उधर के ऑटो वाले बोले ये कुर्ला में मिलेगी आपको। फिर कुर्ला में नसीम खान है, वो तो दुबई ही चले गए थे, उधर किसी ने पूछा कि ये लेडी यहाँ मिलेगी क्या, तो उधर के ऑटो वाले जो यूनियन वाले बोले ये यहाँ नहीं, आपको मुलुंड में मिलेगी। फिर मुलुंड में मेरा ट्रेनिंग हो गया, ये राजन देसाई सर, उन्होंने एजेंसी लिया था, वो महाराष्ट्र रिक्शा चालक सेना के अध्यक्ष है, तो ऑटो के, तो उन्होंने हमारा ट्रेनिंग लिया, उनके तरफ से ही ये ऑटो वगैरह करके लिया, तो उनके इधर मतलब वहाँ मिलेंगे बोले। तो अक्षय जी की जो पीए है ना, उनकी सहेली मुलुंड में रही थी, ये मास मीडिया वाली है, तो उनको बोली ये लेडी का मुझे नंबर चाहिए। फिर वो वहाँ पूछा कई ऑटो वालों को, तो वो बोले ईस्ट में माड़ा कॉलोनी में आपको मिलेगा। फिर वहाँ राजन देसाई हमारा जो ऑफिस है उधर गए, तो उन्होंने फिर मेरा नंबर दे दिया। 2 महीना गया मेरा नंबर, और मुझे ये पता नहीं था कि अक्षय जी से मेरी मुलाकात है। उनकी पीए मुझे एक हफ्ता रोज़ कॉल करती थी, मैम आपका वुमेंस डे के लिए इंटरव्यू लेना है, तो आप मुझे टाइम दे सकते क्या। तो हमारे रिक्शा वाले वो रोज़ मीडिया वाले आते थे, रोज़ घर पे आते थे, मैम चाय बनाओ, घर में कैमरा लेके आते थे, चाय बना, बच्चों लोग को नाश्ता दे दो। फिर मैं गैस पे काम कर रही, वो मेरा शूट करते थे, और बच्चों लोग कंटाल जाते थे, क्या ये रोज़ के है, इनके मीडिया वाले रोज़ आते हैं घर पे, ये छोटे थे ना तभी, तो ये लोग को फिर ये पढ़ाई करते थे, फिर चाय बना के नाश्ता दे दो बच्चों लोग को, वो घर में मतलब किचन तक मेरा शूट ले रहे थे। फिर आजू बाजू वाले को गाड़ी पे बिठाओ, कोई हाथ कर रहे गाड़ी रुकाने के लिए, ऐसा मतलब बहुत शूट किए। ये TV9 वाले, ABP माझा वाले, अल जेब्रा, वापस बहुत सारे टीवी वाले, ई मराठी, तो मुझे मतलब ये बच्चे लोग कंटाल गए थे ये करके। और ऑटो वाले बोलते थे क्या ताई, वो लोग तो अपना TRP बढ़ा रहे, वो लोग तो पैसा कमा रहे, और फुकट में क्यों आप टाइम वेस्ट कर रहे। तो भाई मुझे ऐसा लगा, देखो ये टीवी पे जाने के लिए बहुत पैसा देके भी वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, और वो लोग बेचारे आ रहे फ्री में यहाँ पे, कमाने दे कमाते। अभी मैं भी गाड़ी चलाएगी तो मैं भी कमाएगी, मैं बहुत अलग किस्म की औरत हूँ। तो मुझे बोलते थे ये लोग तो पैसा कमाएंगे टीवी वाले, और तुम फुकट में तुम चार्ज करो उनको।
बोली ये क्या है कि अपन पैसा मांगने का ये लोग बुलाते थे, मेरे से वो तो नहीं बना ये। मैं बोली जाने दो, मैं खाली सुनती थी सबका, लेकिन वो आते थे फिर मैं कुछ नहीं बोलती थी। बोलते अरे वो लोग तो पैसा कमा रहे ट्यूब वाले, और अब फुकट में पूरा दिन देते हो उनको, गाड़ी चलाएंगे 2 पैसा मिलेगा। तो मैं बोली अरे इतने साल तो मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मैं अपना घर का काम करके ही अपने बच्चों का गुजारा कर रही थी, अभी उन लोग से मैं पैसा क्या मांगूंगी और क्यों, जाने दो। मैं बोली मेरे तकदीर का तो मुझे मिलेगा, और ये मेरा जो ऐड हो रहा है ये तो पैसा देके लोग अपना नाम देते, वो उतना तो नहीं है, वो खुद आ रहे। मतलब मैं थोड़ा अलग हूँ, मैं सबका सुनती थी और मेरे हस्बैंड ये सुनते थे कि फुकट क्यों टाइम दे रही। और ये जब कॉल कर रही थी ना तो मैं बोली क्या करूँ, ये लड़की हमेशा मुझे कॉल करे, 8 दिन हो गए मैं उनको ये कर रही हूँ। तो मैं बोली क्या करूँ, मेरे हस्बैंड को पूछा जाऊँ क्या मैं, और कहाँ बुला रहे थे, जू में। अभी जू तो लंबा था, तभी मैं नई नई थी, 15 दिन महीना कुछ हुआ था लगता है, गाड़ी लेके महीना 2 महीना हुआ था। तो मेरे को बोलते काहे के लिए फुकट में जा रही है, गाड़ी पे जा। तो मैं बोली देखो मेरे हस्बैंड को समझाई, मैं बोली वो लड़की आज 8 दिन हो गए मेरे पीछे पड़ी है, मेरी ये लड़की कल बड़ी होएगी और वो मास मीडिया में शायद जॉब करेगी, और उनको कोई ऐसी सनसनाटी न्यूज़ चाहिए तो वो भी ऐसी किसी के पीछे जाएगी ना कि भाई मुझे टाइम दे दो करके। तो मेरी बेटी समझ के क्यों नहीं मैं वो बेटी का हेल्प करूं, मतलब मैं उनको बोली। वो बोले भाई तू तो नहीं मानेगी किसी का, तुझे जो करना है कर। मैं बोली जानते अपनी बेटी समझ के, बेचारी को न्यूज़ चाहिए करके वो बुला रही है ना, क्या होता है, पैसा तो कमाने का ही है अभी, मतलब गाड़ी तो कहीं भागे नहीं जा रही है। और आज से पहला गाड़ी नहीं थी, तो इतना क्यों सोचने का, लोग बोल रहे हैं उनके तरफ क्यों ध्यान देने का, अपने मर्जी का सुनने का, सबका करने का अपने मर्जी का। बोलते तू तो भाई मानने वाली नहीं, तुझे जो करना है करो। मैं अपने बेटी का उदाहरण दिया मेरे आदमी को। फिर बोले जाओ, अभी जू में जाने का बोले तो दूसरे के गाड़ी से जा सकते, लेकिन अपनी गाड़ी सिग्नल कहाँ मिलेंगे, कहाँ से कैसा जाने का उतना तो दिमाग में नहीं रहता है। फिर एक ऑटो वाला ऐसा ही, मैं बोली भाई मेरे साथ आ रहे हो क्या, बोले कहाँ, मैं बोली शूट है मेरा तो जू में, और मुझे समझ में मेरा ही गाड़ी, लेकिन आप आएंगे क्या। वो भी बेचारे आए, लेकिन हमको ये पता नहीं, और वो बोली नहीं मुझे कि अक्षय जी से मिलने वाले हैं, वो सरप्राइज़ था मेरे लिए। मैं बच्चे लोग को बोली चलो आ रहे क्या जू में, उधर घूम के भी आएंगे। ये बोलते भाई तुम जाओ, तुमको जाना है, हमको नहीं आना है, क्या है तेरा रोज़ रोज़ का, ये लोग आते हैं। फिर हस्बैंड को बोले, वो वहीं पे ही खार में थे काम पे, तो वो बोलते ए भाई मुझे छुट्टी नहीं है, तू जा। तो फिर वो ऑटो वाला एक उनका तो गाड़ी बंद रखे उन्होंने, और मेरे साथ में आ गए गाड़ी लेके। वही अपना सन एंड सैंड होटल है जू में, वहीं पे मैदान में बीएमसी का मैदान है, वहाँ सब कैमरे वगैरह लगाए थे, और 10-15 लड़के थे वो लोग। और वो अपनी जेनोबिया कुछ नाम है, अक्षय जी की पीए है, तो वो भी आ गई, और वो सर के साथ में होटल में थी। और फिर ये लोग मेरा इंटरव्यू ले रहे सुबह 11 बजे से लेकर, मेरा गाड़ी बीड़ी पूरा मैं कैमरा लगा के मैं, और मुझे ये पता नहीं, मैं बोली ऐसी गर्मी हो रही है धूप में, और वो ऑटो वाला बेचारा साथ में आया था, वो ऐसा बैठा है उधर और ले रहे पूरा ये। फिर इंटरव्यू लिया, फिर बोले हमारा एक दोस्त आएगा, वो उनके साथ मैम खाली आपको 10 मिनट मतलब 15 मिनट आपको देना पड़ेगा, फिर आपको हम लोग फ्री करा देंगे। तो मुझे लगा दोस्त मतलब ये मीडिया वाली ही बड़ा कोई इनका सर रहेगा। मैं बोली ठीक है। अभी 4 बज गए, 4 साढ़े 4, 11 बजे से वो मेरा इंटरव्यू ले रहे। फिर मुझे पूछा उन्होंने कौन पसंद है हीरो क्या, तभी मुझे गोविंदा को मैं ज़्यादा लाइक करती हूँ, घर स्टोरी के पिक्चर रहते, तो मुझे ये पता नहीं ना अक्षय जी मिलने वाले, अक्षय भी बहुत पसंद है। तो मैं बोली मैं गोविंदा मुझे ज़्यादा पसंद, क्योंकि घर स्टोरी के पिक्चर ज़्यादा रहते हैं उनके। तो बोले अक्षय कुमार, मैं बोली वो भी उनका धड़कन पिक्चर बहुत पसंद है, वो भी पसंद है, लेकिन ज़्यादा गोविंदा है। तो फिर बाद में बोले हीरोइन कौन सी पसंद है, ये सब कुछ पूछा मुझे, और बाद में बोले हमारा एक दोस्त आएगा, उनको आप एक 15-20 मिनट खाली लेंगे आपका। बोले ठीक है। 4 साढ़े 4 बजे चलो चलो, वॉशरूम जाने का था, मैं उनको बोली जाके आई उधर। फिर बोलती चलो चलो मैम, चलो चलो जल्दी चलो, हमारा दोस्त आया। कितना ये लोग मेरे को नचा रहे हैं, और अकेली पूरा दिन हो गया, मुझे पता नहीं कि इतना ले गए, बोले एक 15 आधा घंटा तुम्हारा ले गए बोले थे, और अभी 11 बजे से 4:30 हो गया। और फिर मैं बोली चलो चलो चलो, मैं गाड़ी स्टार्ट किया, और वो लड़का रोहन करके वो गाड़ी में बैठा, चलो मैम चलो जल्दी चलो, हमारा दोस्त वहाँ खड़ा है।
फिर गाड़ी स्टार्ट किया और सन एंड सैन के लॉबी के इधर गाड़ी खड़ा, अभी ये लॉबी है, अभी गेट के सामने कैसा खड़ा करूँ, आने जाने वाले, इतना बड़ा होटल है और नई नई तभी थी, कुछ मालूमात, अभी तो मुझे कहीं भी बोलेगे बिंदास जा सकती। मैं देख रही, सोच रही है गाड़ी यहाँ खड़ी करूँ कि आगे जाके, क्योंकि गेट के अंदर से लोग आते थे। मैं सोच रही, मैं गाड़ी स्लो किया जब तक दोनों जन अंदर घुसे, अक्षय जी। मैं अभी उनका दोस्त है, मुझे देखने की क्या ज़रूरत है, मैं अपनी वो घुसे अंदर चालू गाड़ी में और मैं गाड़ी रोक दी। तो रोहन करके लड़का था, वो बोलता है मैम मैम चलो चलो चालू करो, आए हमारे दोस्त, चालू करो, मत रोको गाड़ी। चालू किया तो वो मुझे पूछ रहे आप हमारे दोस्त को पहचानते क्या, कभी देखा है क्या। मैं बोली क्या ये लड़का ऐसा मुझे पूछ रहा है, अभी आपका दोस्त मुझे कैसा, मैं कैसे पहचान सकती बिना देखे। मैं बोली ये लड़का क्या पागल, दिल में सोच रही है ये लड़का पागल बिगल के, इनका दोस्त मेरे पहचान का कैसा हो सकता है। मैं चुप बैठी, कुछ बोली नहीं। बोलते मैम जरा देखो ना हमारे दोस्त को कभी देखा है, तो मैं मिरर में देख रही है ऐसा, देखी तो अक्षय कुमार। मैं गाड़ी उधर ही छोड़ दी, रोक दी। मैं बोली है अक्षय जी, मैं तो मर गई। बोलते ऐसा, मतलब आईने में देखी, वो पीछे बैठे, मैं गाड़ी उधर ही रोक दी। बोलते अरे, मैं बोली मुझे बताना चाहिए था कि आपसे मेरी मुलाकात होने। अरे बोलते छाया जी ये सरप्राइज था आपके लिए, मैं खुद बोला था कि उनको बोलना नहीं। फिर मिल गए, गले मिले। बोलते गले नहीं मिलोगी, मैं खाली हाथ मिलाई, अभी इतने बड़े एक्टर। फिर सब पूछा उन्होंने कितना मेंटेनेंस, क्या ये वो सब, कितना कमाते हो, उसका मेंटेनेंस इतना जाता है, फिर इतना मिलता है, सब कुछ। और फिर घुमाए पूरा जू, फिर उनके फ्लैट के इधर लेके गए, गेट के ऊपर उनकी बीवी उनकी माँ किधर शॉपिंग के लिए जा रहे थे, गाड़ी लेके गेट के ऊपर, अरे अक्षय चलो चलो, हाँ हाँ आ रहे हैं माँ। फिर फ़ोटो बहुत सारे, तभी मेरे पास छोटा मोबाइल था बटन वाला, एंड्रॉयड पीस नहीं था। अभी मैं बोली ये फ़ोटो मुझे चाहिए थे। तो मैम को बोलते, वो लड़के लोग बोलते अरे मैम टेंशन मत लो, हमारे पास सब फ़ोटो है। फिर वो बोले तुम्हारे बच्चे लोग के पास मोबाइल है, तो मैं बोली हाँ है, तो उनका नंबर दो हम भेज देते, लेकिन किसी को भेजो मत जब तक, उनका पैडमैन पिक्चर आ रहा था, उनका प्रमोशन था उसका। तो बोले कि जब तक हम लोग नहीं बोल रहे तब तक किसी को भेजो मत। मैं फ़ोटो भेजी, मेरे बेटी ने फटाफट सब रिश्तेदार को भेज दिया, सहेली लोग को फ़ोटो। मैं बोली अरे बेटा किसी को भेजना नहीं है, क्योंकि उनका जब तक रिलीज़ नहीं हो रहा है तब तक नहीं। फिर उन्होंने बोले ये डेट में आप अभी कर सकते हो, किसी को भी भेज सकते हो फ़ोटो। फिर बहुत, मैं बोली मेरे बच्चों को तो लेके आते थे ना आपसे, अरे बोलते छाया जी अभी कभी भी तुम अपने बच्चों को क्या, तुम भी कभी भी मेरे को आके मिल सकती है। मैं बोले आपके इधर छोड़ेगा कौन हमको। बोलते अरे ये फंटर लोग किस काम के लिए, कभी भी आ सकते हैं, अभी बच्चों लोग को क्या पूरे फैमिली को लेके आओ मिलाने के लिए। बहुत अच्छे थे बहुत। उसके बाद कभी मुलाकात हुई उसके अक्षय से? बाद नहीं हुई। मैं एक बार गई थी, लेकिन वो बाहर गाँव गए थे, मतलब ऑटो लेके मैं भाड़ा लेके गई थी। फिर वहाँ उधर के जो सिक्योरिटी वगैरह रहते गेट के ऊपर, उन्होंने पहचान लिया, बोलते अरे सर बाहर गए हैं। बोले ठीक है, बोले थे कभी भी आ सकते हैं, लेकिन कहाँ अपने ये परिवार के अंदर काम धंधे पे टाइम ही नहीं मिलता है। फिर बाद में मुझे अपने ये कपिल शर्मा, उन्होंने बुलाया फैमिली लेके शो में, उनके 2 बार बुलाया, लेकिन वो गेम खेलने का था। सेकेंड टाइम, फर्स्ट टाइम आई, सेकेंड टाइम बुलाया, सेकेंड टाइम हार गए तो गेम। आप गेम खेलने गई थी उनके शो हाँ पे? उन्होंने बुलाया था खुद। फिर ये अंशुमन विचारे, उन्होंने मराठी का वैसा ही उनका कुछ गेम था, तो मुझे टाइम ही नहीं था। उनको वो संडे किसी को देते नहीं, और मेरे हस्बैंड को संडे को छुट्टी, बच्चों लोग को संडे को छुट्टी। तो वो बोल रहे थे बीच का दिन, संडे में किसी को देता नहीं, संडे के दिन मैं कहीं भी कुछ करता नहीं हूँ। फिर वो जाने दो, मैं बोले नहीं सर। वो उनकी भी पीए वगैरह घर पे आके चली गई, देख के कहीं गार्डन में शो लेंगे तुम्हारा, ऐसा वैसा बहुत सारे। फिर फैमिली को लेके गई थी कपिल शर्मा के शो में। वो कैसे थे आपके साथ? बहुत अच्छे थे वो भी, तो बहुत बोले तो बहुत अच्छे। माने बातें बहुत कर रहे थे कि नहीं? कर रहे थे कर रहे थे गेम खेलने के लिए बच्चों लोग को, सबको, मतलब हाँ पूर्ण फैमिली पूरी, तुम्हारे दोस्त लोग हैं तो उनको लेके आओ। तो मेरे ऑटो वाले भी 1-2 गए थे साथ में, बाजू वाले गए थे, मतलब
बहुत हैप्पी है। ये ऑटो के वजह से मेरी पहचान बढ़ गई सब जगह। फिर ये अपने एफएम वाले, उन्होंने बुलाया मुझे, तभी बहुत सारे टीवी वाले। तो एफएम वाले के पास मेरे पास टाइम नहीं था, तभी मैं बोली सॉरी सर, हमारे आजू बाजू में कुछ थोड़ा लफड़ा हो गया, तो मैं पुलिस स्टेशन गई थी। मतलब एक समाज सेवा भी करती है साथ साथ में, किसी को हेल्प कुछ भी ऐसा रहेगा तो जितना मेरे से अपने बात से हाथों से जितना होता है इतना उतना मैं करती हूँ किसी के लिए भी। तो मैं पुलिस स्टेशन में थी, तभी थोड़ा कुछ हुआ था लफड़ा बाजू का, तो पुलिस स्टेशन में थी। मैं बोली सर सॉरी, मैं नहीं आपको टाइम दे सकती। मैं बोली मैं ज़रा काम है, मतलब मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। हाँ तो मैम आप वहीं पे मुझे मोबाइल पे दे सकते हो, आप नहीं आ सकते ना टाइम, तो मोबाइल पे मुझे इंटरव्यू दे दो। फिर मोबाइल पे उन्होंने तुम्हारे पसंद का गाना कौन सा है वो हम लोग बजाएंगे। फिर वो भी उन्होंने भी लिया इंटरव्यू। अक्षय करके थे दूरदर्शन के। तो आप स्टार फील करने लगी? बहुत बहुत। अभी भी स्टार फील करती हैं? अभी भी करती हूँ बहुत। और फिर 2-3 साल तो मुझे टैक्सी वाले, टेम्पो वाले, बाइक वाले, मतलब स्कूटी वाले जो भी है, मैम आप अक्षय जी से मिले थे ना, मतलब 2 घंटे में कुछ उन्होंने ही डाला था इंस्टा पे, फेसबुक पे, यूट्यूब में, अपने अक्षय जी ने वीडियो, मैं तो नहीं डाली। 2 घंटे में 3.5 लाख लोगों ने देखा था। तभी तो सब, मतलब ऐसा मैं सिग्नल पे खड़ी रहूँगी, आंटी आप अक्षय जी से मिले थे ना, दीदी आप अक्षय जी से मिले थे ना, ताई आप अक्षय जी से, मौसी आप अक्षय जी से मिले थे ना। ऐसे लोग मतलब खड़े रह के मेरे को पूछते थे और सैल्यूट मारते थे। मैं बहुत गर्व फील करती थी कि बचपन में माँ बाप के इधर बोलो शादी हो गई, कभी नहीं मिले, लेकिन इतना ये ऑटो ने मुझे इतना फेमस कर दिया कि बहुत गर्व है ऑटो के ऊपर। तो अक्षय ने आपकी फाइनेंशियली कुछ हेल्प की कि नहीं? फाइनेंशियली मतलब वही, हाँ दिया। दिया। इतना दिया कि साल भर निकल जाता कि? नहीं। कितना दिया आपको? 10,000। एक्टिंग वैक्टिंग का कीड़ा है? थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। गाड़ी का नाम रखा है कुछ आपने? गाड़ी का नाम कुछ रखा नहीं है। जैसे शोले फिल्म में होता है ना, घोड़े का नाम बसंती। नहीं, मेरे सब लोग बोल रहे थे, ये अक्षय जी क्या बोले थे, पगली सुपर वुमेन। मैं मतलब वो पब्लिक को बता रहे, पगला सुपर हीरो मैं अकेला नहीं हूँ, अपने आसपास में देखिए कोई पगली सुपर वुमेन भी होगी। तो सब लोग बोल रहे थे मैम अपना गाड़ी का नाम रखो पगली सुपर वुमेन। तो मेरे बच्चे बोलते कुछ भी बोलती है, सब ऑटो वाले बोलते थे मैम गाड़ी को नाम रखो, लिखो गाड़ी के ऊपर पगली सुपर वुमेन। मैंने नहीं लिखी। रखना चाहिए, अच्छा नाम है, अक्षय ने आपको अच्छा हाँ नाम है, लेकिन पगली बच्चे लोग सुपर ना वुमन। बोले ना, हाँ पगली सुपर, मतलब सब लोग वही कि अक्षय जी खुद बता रहे थे ना पब्लिक को, मैं अकेला पगला सुपर हीरो अकेला नहीं है, अपने आसपास में देखो कोई पगली सुपर वुमेन भी होगी, ऐसा बता रहे। तो सब लोग बोल रहे थे कि नाम लिख दो गाड़ी के ऊपर, तो मेरे बच्चे लोग ना बोले, बोलते क्या ये। जब आपके हस्बैंड का हार्ट अटैक हुआ था, उसके बाद ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, आप तब भी रोज घर के बाहर निकलती थी, ऑटो चलाती थी, पर दिमाग और दिल फोकस नहीं कर पा रहा होगा ना, क्योंकि घर में हस्बैंड बीमार हैं, होता है हेल्थ का बहुत। खर्चा है, बच्चों का ख्याल रखना है, और आप ऑटो चला रही है दिन भर, तो उस वक्त आप फोकस कैसे करते हो ड्राइविंग पर? ड्राइविंग पे फोकस तो करना ही पड़ता है, लेकिन दिल कहीं और रहता है और नज़र और रहती है, ऐसा बहुत तकलीफ होती है, मगर उतना करना पड़ता है, क्या करेंगे। कभी ऐसा हुआ था उस दौरान कि आप चला रही हैं ऑटो और आपको आपके पति का हेल्थ का थॉट आ गया, बच्चों की तकलीफ़ों का थॉट आ गया, आप रो पड़ी? हाँ, जब मैं उनका हार्ट अटैक आया था ना, तभी मैं घाटकोपर में थी, गाड़ी लेके पैसेंजर लेके गई थी, और घर में इनको तकलीफ़ हो गई है। तो बच्चे लोग, लड़का लेके गया उनको स्कूटी में बिठा के हॉस्पिटल लेके गया और मुझे कॉल किया, मम्मा कहाँ पे हो? मैं बोली घाटकोपर में हूँ।
और पापा को अटैक आया है और डॉक्टर बोले हैं अभी सेकेंड अटैक आ सकता है। मैं पैसेंजर छोड़ी घाटकोपर मेट्रो के इधर और जो भागी गाड़ी लेके, आगे पीछे कुछ भी नहीं देखी, क्योंकि तभी मैं पूरी हिल गई। हार्ट अटैक आया बोले तो, और मेरा लड़का बड़ा वाला लड़का था वो लेके गया ऐसा ही, चलो तकलीफ हो रही तो चलो। और मुझे पता ही नहीं, मैं सुबह घर से बाहर निकली तभी मेरा लड़का काम पे नहीं था, घर पे ही था। तो मुझे कॉल किया, फिर मुझे आगे पीछे कुछ दिखा ही नहीं, ऐसी गाड़ी की गाड़ी कहाँ ठोक देगी, गाड़ी पलटी होएगी, कुछ भी नहीं। इतनी टेंशन में भाग के मैं आई और डायरेक्ट बीएमसी का हॉस्पिटल था हमारे यहाँ, अंबेडकर हॉस्पिटल विक्रोली टागोर नगर में, वहीं पे गई। मेरे हस्बैंड मेरे सामने व्हीलचेयर पे है, मतलब लड़का गया वो केस पेपर निकालने के लिए, और हस्बैंड डॉक्टर नर्स लेके मेरे सामने ही व्हीलचेयर पे बैठे हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता, मैं कांच से अंदर, मैं बेटे को पूछी कहाँ है पापा, तो बोले अंदर आईसीयू में लेके गए। तो मैं, दरवाज़ा बंद था आईसीयू का, मैं ऐसा ऐसा देख रही आईसीयू पे कांच में से, और डॉक्टर पूछ रहे शिरीष मोहिते, शिरीष का रिलेटिव। तो भी मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे हस्बैंड सामने, मेरे ही हस्बैंड के बारे में ये बोल रहे हैं। डॉक्टर ऐसे मेरे सामने खड़े, मैं धूप में ही दोपहर को ऐसी मतलब भागे आई। फिर डॉक्टर बाद में देख रही तो वो बोलते किसको मैम देख रहे हो, पहचानते डॉक्टर विक्रोली के। मैम किसको देखने आए हो? मैं बोली हस्बैंड है। कौन? मैं बोली शिरीष मते। अरे मैं यहाँ पे अंदर है, मैं बोली। तो बोलते अरे ये क्या तुम्हारे सामने बैठे, हम लोग वही तो पूछ रहे, मतलब ऐसा। फिर मेरी ज़मीन ही खसक गई पैर के तले जब बच्चों लोग ने ऐसा बोला, बहुत रो पड़ी मैं। मुझे मतलब मेरे सामने है मेरे हस्बैंड, लेकिन मेरे को दिखाई नहीं दे रही कि वो मेरे सामने है। और अभी भी मैं शूट में थी, ब्रेन स्ट्रोक आया तभी। दोनों लड़के नहीं थे, ये लड़की घर पे थी खाली, और वो बेड के ऊपर से, मतलब सुबह नाश्ता वास्ता दी और अच्छे खासे थे, नाश्ता दी, गोली खाई उनका हार्ट का, और वो लेटे। लड़की का भी काम हो गया सुबह, वो भी लेट गई 10 बजे, और 10 बजे वो बेड पे से नीचे गिरे, मतलब सोफा उसमें बैठे थे, लेटे उधर ही, उधर से गिर गए थे। बोलते इसको आवाज़ आया, बोले क्या हुआ पापा? वो तो उनका मतलब मुंह टेढ़ा हो गया, हाथ पैर ये खिलने लगा, बोलते पैर ही नहीं लग रहा है। ये रोने लगी, भाग रही इधर उधर, आजू बाजू वाले को बुला रही है। बोलती कोई घर में, कोई आजू बाजू में, सब जेंट्स लोग नहीं है, सब ऑफिस चले गए, 10-11 बजे का टाइमिंग। ये लड़की रो रही है। फिर मैं शूट में थी, मुझे कॉल किया, ये मड में थी। बोलती मम्मा जल्दी आ, पापा को मुझे लगता है पैरालिसिस हो गया। फिर वहाँ से भाग के आई, बहुत ही वहाँ से ये जेटी से अपना मारवी, वहाँ से फिर रिक्शा अपना डीएन नगर, मेट्रो से वर्सोवा से मेट्रो से घर पे। बहुत दूर जाएगी तो बहुत तकलीफ होती है, मतलब दोनों टाइम पे मैं घर पे नहीं थी, घर पे हुआ। फिर ये लड़की, उसको भी टेंशन आ गया, हॉस्पिटल जे लेके गए, फिर जे में एडमिट किया उनको, तो नज़र गई, सब गया। बहुत तकलीफ उठाती, बहुत। हर महीने कितना खर्चा होता है आपके हस्बैंड की दवाइयों पर? दवाई का खर्चा तो मैं लिख के नहीं रखी, लेकिन 8-10 हज़ार तक ज़्यादा होता होगा, ज़्यादा ही रहेगा। फिर अभी कर्नाटक में एक डॉक्टर है, वहीं पे थोड़ा ट्रीटमेंट चालू किया, तो थोड़ा सा कदम मतलब चलने लगे, पकड़ के ऐसा पाँव उठाते हैं, नहीं तो बिल्कुल ही नहीं। 4 जन पकड़ के उठा के लेके जाना पड़ता था नहाने के लिए, सब बेड पे था। तो अभी ज़रा पैर डालने लगे हैं, पकड़ेंगे उठाएंगे 2 जन, तो पाँव डालते हैं, उठाते हैं, मतलब वॉशरूम में वगैरह पकड़ के लेके जाते हैं अभी। बहुत बाद में अभी इधर मलाड में भी एक स्पेशलिस्ट है, ये न्यूरोलॉजिस्ट, उनके इधर भी चालू किया है ट्रीटमेंट। और जे का तो है ही है, जे का। आपने कभी YouTube व्लॉगिंग के बारे में सोचा नहीं है क्या? जैसे एक ट्रक चलाने वाले भाई हैं हमारे, वो आए थे, यहीं पे बैठे थे, बहुत पैसा कमाते हैं YouTube व्लॉगिंग से। माने वो बेसिकली शूट करते हैं ऐसे ऑटो हाँ। में, ट्रक में,
अपनी जर्नी के बारे में बात करते हैं, लोगों को दिखाते हैं कि उनके इर्द गिर्द क्या होता है, और बहुत पैसे कमाते हैं वो, उनकी ज़िंदगी बदल गई। ये आपने नहीं सोचा? हाँ, वो तो मुझे, मैं जब भी दिल्ली में थी इनके साथ में, सैफ अली खान के साथ में, तभी मुझे जो ये अपने डायरेक्टर वगैरह रहते हैं ना सब प्रोडक्शन वाले, तो उनको पता चला कि मैं अक्षय जी के साथ में मतलब मेरा इंटरव्यू हुआ है। अरे बोलते आप तो सेलिब्रिटी हो, आपको ज़रूरत क्या है ये शूट में आने की, आप खुद ही है, आप वीडियो बना और यूट्यूब में खुद डालो। मैं बोली वो डाले, मुझे इतना नहीं। मैं बोली अक्षय जी ने, अरे तो उनको पैसा, आपको यही पैसा मिलेगा, आपको क्या ज़रूरत है इधर ये शूट में आते हैं 2000 2500 मतलब होता है, तो तुम खुद वीडियो बनाओ, खुद डालो ना, अपना खुद का अकाउंट ओपन करो। मैं बोली इतना मुझे तो नहीं जमता है, और तभी भी मेरे पास छोटा मोबाइल था। फिर बाद में मतलब मुझे ये शूट का काम मिलने लगा, तो मैसेज वगैरह कहाँ मुझे ऐसा कॉल करेंगे मैसेज पे। फिर बाद में मैं बड़ा मोबाइल लिया, ऐसा नहीं तो छोटा ही मोबाइल था मेरे पास। फिर वो लोग बोले हम तुमको करके देते हैं यूट्यूब का ओपन, तो मुझे तभी मतलब मेरे पास छोटा, बाद में मुझे ऐसे कस्टमर जो लड़की लोग मिलती है, एक LNT में काम करने वाली लड़की थी, कांजूर में मिली, मुझे बोलते आंटी मैं आपको करा के देती हूँ, आप यूट्यूब में खुद अपने वीडियो बना के डाला करो, मैं करा के देती हूँ आपको, आपके घर में बच्चे हैं ना स्कूल में जाते। मैं बोली हाँ इंग्लिश मीडियम में ही है मेरे 3 बच्चे। बोलते उनको तो आता है सब, बोलो अगर वो नहीं तो मैं करा के देती हूँ। तो वो भी मतलब मुझे रोज़ हमेशा मिलती थी, वो लड़की लेके जाती थी। बोलते मुझे बहुत गर्व है आपके ऊपर, वो भी नहीं किया। फिर बाद में एक घाटकोपर की एक लड़की है, वो भी शायद पत्रकारी है, पता नहीं, तो उन्होंने मेरा ऐसा ही इंटरव्यू लेके उन्होंने भी डाल दिया सब यूट्यूब में, जैसा अभी सोमया टंडन ने डाला था इंस्टा पे, वैसा वो लड़की ने भी, और मुझे वो स्क्रीनशॉट भेजा भी, लिंक भेजी, उन्होंने भी डाल दिया। फिर एक फॉरेनर ही, अमेरिकन ही कोई थी, घाटकोपर श्रेयस के यहाँ पे, थोड़े दिन की मतलब बाहर गांव में रहती लेकिन यहाँ आती जाती है, उनका फ्लैट है, तो उन्होंने भी मेरा थोड़ा सा इंटरव्यू लिया। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते बीच बीच में इंटरव्यू लेते। अभी तो आपके बच्चे भी बहुत बड़े हो चुके हैं, उनको बोलिए। वो लोग नहीं करा के देते मुझे। अरे नहीं, करो करो प्लीज, बहुत अच्छा है और आपको मजा भी आएगा। हाँ मगर आपको हमें चलाते वक्त मत करना कि ऐसे पता चला पैसेंजर पीछे में बैठा हुआ है या बीच में बैठा हुआ है और आप ऐसे करिए, वो मत करिएगा। बट करिए ना, जब आप गाड़ी रोकती हैं इर्द गिर्द दिखाइएगा, अपने जो बाकी कॉलीग्स हैं ऑटो रिक्शा वाले भाई बहन, उनके बारे में बात करिए, व्यू दिखाइए कहाँ मुझे पे वो आप। नहीं जमता है। अरे बड़ा मजा है, कोशिश तो करो ना आप। बहुत सारे लोग धंधा होता है वहां पे बाबा, मजा आता है, माने मजा भी आएगा आपको, पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी आपकी, पैसे भी कमाएंगी आप। मेरा कैमरा वाला भी बोल रहा है हाँ हाँ करो करो, कि करे ना सच में। और आपके बच्चों को बोलो, कान पकड़ के ऐसे खींचो और बोलो करवाओ, बहुत अच्छा रहेगा आपको, मजा आएगा, मैं बता रहा हूं आपको, गारंटीड। अगली बार जब आप मुझसे मिलेंगी तो आप YouTube व्लॉगर बन जाएंगी, और बहुत धन है उसमें, और धन के साथ साथ एंजॉय भी करेंगी आप। मेरा मन कह रहा है कि आप एंजॉय करेंगे। हाँ, और YouTube में ऐसी पावर है कि ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं पड़ती है जी, आप खुद कर सकते हो ये। आप क्या क्या नहीं कर सकते हो, आप सारी ड्रेपिंग करते हो, आप मसाज करते हो लेडीज के लिए, आप ऑटो चलाती है, आप लोगों की मदद करती है, आप यूनियन के प्रेसिडेंट हो, जो इतनी चीजें आप कर सकते हो मैडम जी, ये तो बाएं हाथ का खेल है आपके लिए। सोचेंगी ना? हाँ तो सोच रही हूँ मैं, लेकिन मुझे कोई ये करा के देता नहीं है, नहीं जमेगा, इसके लिए मैं चुप बैठी हूँ। मैंने 30 इयर्स कंप्लीट किए इंडियन एंटरटेनमेंट बिजनेस में, और एक चीज ने मुझे हमेशा इंस्पायर की है, आगे बढ़ाया है, वो है मेरे अंदर के अंगार ने। माय अंगार मर्चेंडाइज इज आउट। जी हाँ, ये है मेरा अंगार टी शर्ट, अंगार बैग्स, अंगार मग्स, और साथ में जो भी लाइनें मैं बोलता हूं दिल से मेरे पॉडकास्ट में, मेरे चैट शो में, वो सारी लाइनें होंगी मेरी टी शर्ट्स, हुडीज, जंपर्स में, एट अ वेरी वेरी अफोर्डेबल प्राइस। माय अंगार मर्चेंडाइज इज ऑल योर्स। अंगार खरीदिए और अंगार मचाइए।
कभी हुआ है कि जब आप ऑटो चला रही हैं, पीछे कपल बैठा हुआ है, उनका झगड़ा हो गया, ब्रेकअप हो गया, ये सब देखती हैं कि नहीं आप? हाँ, बहुत मिलते हैं, हाँ, बहुत मिलते और आप चल रही, अरे तुमने ये किया, तुमने वो किया, झगड़ा मिलते हैं। लेकिन कभी मैं घर पे जाके जिक्र नहीं करती ये सब बात की। मिलते हैं बहुत कपल्स। तो सुनती है क्या होता है? ध्यान नहीं देते। कोई मजेदार किस्सा होता हो ना ऐसे, हाँ? आप चला रही है, कुछ गड़बड़ी चल रहा है पीछे, हाँ, होता है ऐसा, कितने बार मिलते हैं ऐसे। झगड़ा वड़ा होता है। हाँ, और ऑटो रिक्शा में तो लोग पप्पियां झप्पियां भी बहुत करते रहते हैं ना? लेकिन मेरे गाड़ी में तो इतना ज्यादा कोई नहीं नहीं होता है ना? लेडीज है ना, लेडीज मतलब थोड़ा सा लोग भी समझ के रहते How समझते। nice. अच्छा लगा कि लोगों को इतनी नहीं तो समझ नहीं है। नहीं है, इतना तो नहीं कोई, लेकिन झगड़े वगड़े तो होते हैं ऐसा। लेकिन पप्पी झप्पी तो ऐसे मेरे गाड़ी में तो बैठ के किसी ने नहीं अभी पर तक झगड़े आप किया। सुलझाती है कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं, अपन अपना गाड़ी चलाने का उनका पर्सनल है, उसमें अपन नहीं दखल अंदाजी दे सकते। एक बार मैं डरी थी खाली, कब? घाटकोपर में मुझे रमाबाई नगर, वहाँ पे एक लेडीज मिली थी मुझे, बोली आरसीटी मॉल बोली मुझे, मैं तभी डर गई थी और घर में कॉल भी किया था। क्या हुआ था? लड़की थी, फिर वहाँ आरसीटी मॉल में बोली एक लड़का बैठा, तो वहाँ से बोली मुझे कहाँ जाना है, पहला बोली पवई लेके जाओ, फिर बोली आरे में। मैं बोली अरे बाप रे, एक लड़का है, ये लड़की, एक बार बोली आरसीटी, फिर बोलती पवई, फिर बोलती आरे, लेके गई आरे में। मैं वो छोटा कश्मीर आरे कॉलोनी, पता रहेगा ना, आरे कॉलोनी। फिर ऊपर जो छोटा कश्मीर के यहाँ से ऊपर है, फिर बाद में मैं बोली लड़की पता नहीं, मतलब कोई चोर लोग भी हो सकते हैं ना, और वो गुजराती लड़का था, अच्छा खासा मोटा, और ये लड़की, मैं बोली पता नहीं, ये लड़की तो मुझे एक ही टाइम बोलती थी कि मुझे वहाँ छोड़ना है, वहाँ मेरा कोई फ्रेंड मिला, मतलब उनको लेना है, तो बात अलग थी। फिर मैं थोड़ी सी डर गई, मैं बोली पता नहीं ये ऐसा, ये लड़की इधर से उधर, उधर से इधर। फिर आरे लेके गई, मैं गई लेके आरे में छोड़ दी, फिर मैं डर गई, मैं बोली पता नहीं अभी, लेकिन दिन में था इसके लिए कुछ लगा नहीं, दोपहर के टाइम पे। और फिर रास्ता ही भूल गई मैं, थोड़ा देर खड़ी रही, कौन से रास्ते से जाऊँ, आरे कॉलोनी में तो बहुत सारे रास्ते हैं ना। फिर मैं घर में कॉल करी पहले, मैं बोली आ रहे हूँ, फिर मेरे बच्चे लोग कभी कभी लोकेशन डालते, मैं दूर जाएगी तो कि कहाँ है ये, कहाँ से आ रही है मोबाइल पे। मैं बोली मैं ना थोड़ा सा चकवा लगता है ना, बोलते चकवा, वैसा हो गया मुझे। और आरे में सब लोग बोलते हैं कि भूत प्रेत क्या क्या होता है वहाँ पे रहता है, ऐसा लोग बोलते, थोड़ा डर है करके। फिर दोपहर का टाइम था, मुझे बोले तू थोड़ा देर शांत बैठ गाड़ी खड़ा कर, क्योंकि वो लड़की ने पहला ही मुझे इधर ना उधर, उधर ना उधर, फिर लड़का तो पहला बोलती थी तो मुझे डर नहीं लगता था कि कोई मैं लड़के को भी ले रही है साथ में। फिर छोड़ी मैं आरे में, और बाद में बोले अभी जाओ तो कहाँ से जाओ, रास्ते अभी हजारों रास्ते हैं, रिटर्न जाने के लिए कौन सा। अच्छा हो गया, थोड़ा देर मैं शांत बैठी। फिर बाद में एक लेडी आई, बोलती गोरेगांव स्टेशन। मैं बोली बैठो, अच्छा हो गया, मैं बाहर तो निकल जाऊंगी ये आरे में से। तभी मैं डर गई थी बहुत, क्योंकि आरे कॉलोनी में क्या क्या लोग बोलते ना, वहाँ पे मर्डर होती, ये होती, वो होता है कुछ भी। और ये इतना बड़ा आदमी था और वो लड़की थी, मेरे समझ में थोड़ा सा मैं डर गई थी। फर्स्ट टाइम एक ही बार हुआ था मेरे साथ में ऐसा। फिर गोरेगांव स्टेशन गई, फिर स्टेशन से भाड़ा मिला, आई विक्रोली। एक ही बार ऐसा हुआ, बाद में कभी कुछ नहीं ऐसा डर। ऑटो चलाकर जिंदगी में क्या क्या चीजें आपने सीखी है जिंदगी के बारे में, अपने बारे में, जो आप मेरे दर्शकों को बताना चाहेंगे? क्या सीखी मतलब बहुत कुछ सीखी ऑटो चला के। ज़्यादा ही ज़्यादा मुझे दूसरे का दुख दर्द ज़्यादा सीखी है, कि इतने बूढ़े लोग गाड़ी चला रहे, वो देख के मुझे बहुत ख़राब लगता है कि बहुत तकलीफ़ का है ऑटो चलाना। मतलब सीधा साधा नहीं है, बहुत तकलीफ़ का काम है। दिन भर बैठो, पीठ एक, गर्दन हिलते हैं, स्पीड ब्रेकर है, खड्डे हैं, और वो 80-90 साल के बूढ़े लोग गाड़ी चलाते, बहुत बुरा लगता है। वो सीखी, बहुत सीखी है उसमें, कि तभी मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरा दुख है ना, वो उनसे कहीं गुना कम है। तभी मैं, कितना भी संकट आ रहा है ना,
मैं हंसी हंसी उड़ा देती हूँ कि बोलती है अरे ये तो संकट कुछ नहीं। जब मैं वो सामने वाले को देखती हूँ आदमी लोग को, तो मुझे लगता है उनसे तो मेरा ज़्यादा टेंशन नहीं है, ज़्यादा बड़ा संकट नहीं है। उनके बारे में बहुत मुझे ये होता है, बहुत सीखी कि इंसान को ये उम्र तक काम करना पड़ रहा है फाइनेंशियली। तभी मैं खुद को ऐसा बोलती कि मैं अभी अच्छी हूँ उनसे तो। और रोड पे अपन बाहर निकलेंगे, जब घर पे जाएंगे तभी घर वाले के कुछ भी हो सकता है ना रोड पे। मैं गाड़ी सीधी चला रही हूँ, अपन बराबर चला रहे गाड़ी, लेकिन सामने वाला कैसा आता है, पीछे वाला कैसा आता है, ये पता नहीं। तो घर से बोल के जाती, जब घर पे आएगी तभी तुम्हारी, तब तक पता नहीं क्या हो सकता है रोड पे। बहुत रिस्की है, मतलब जान के ऊपर है रोड पे गाड़ी चलाना। यानी जब भी हम निकलती हैं सुबह, सुबह तो आपको ये नहीं मालूम कि आप घर लौटेंगी। घर लौटेगी, वो कफन बांध के सर पे, क्योंकि अपन तो सीधे सही से चला रहे, लेकिन पीछे वाला कैसा भी आड़ा टेढ़ा आता है, सामने वाला कैसा भी आता है, तो उनके लिए अपन कुछ नहीं कर सकते ना। अपन सीधा चल रहे, पीछे से आया ठोक के चला गया, क्या कर सकते। और मतलब सेफ्टी कुछ भी नहीं है प्राइवेट गाड़ी वाले को। आप बहुत स्ट्रांग लेडी हो छाया मोहिते जी। आप कितना कुछ करते हो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, जो आपने किया अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, बहुत काबिल तारीफ है। और मैं बहुत प्रेरित हूँ आपसे, और दिल से प्रेरित हूँ थैंक यू। कि अकेला इतना कुछ संभालना। मेरे आप बच्चे सुपर वुमन हो जी। शुरू में ना मेरे हस्बैंड का जॉब छूटा था, शादी हो गई और जॉब छूटा था हस्बैंड का, और बच्चे थे मेरे छोटे, और बहुत घर वाले ने तो हाथ ऊपर कर दिया। मेरे 2 जेठ थे, 2 ननद थी, लेकिन हम लोग बहुत गरीब थे, बहुत गरीब। बहुत बोले तो मेरे बच्चों को मैं मराठी में भी पढ़ाएगी ये पता नहीं था, क्योंकि उनको काम ही नहीं था। 20 रुपये रोज में काम पे जाते थे, वो एवरेस्ट कंपनी मसाले की, उधर काम पे जाते थे। 20 रुपया, मतलब 96 में, 97 में। अभी 20 रुपये बोले तो 600, संडे उसमें से कट, तो 450, 400, 500 रुपये में क्या होता है 3 बच्चे। फिर मैं बहुत काम करी, बहुत। बोली अभी क्या बताओ, मतलब पेशेंट का भी काम करी। और मैं अपने घर में माँ के यहाँ से, मेरे पापा टीचर थे, 40 एकड़ ज़मीन है माँ के यहाँ, 60 हापुस के झाड़ है मेरे माँ के यहाँ रत्नागिरी खेड़ में, लेकिन वो पापा के है। माँ और बाप दोनों भी है ही नहीं अभी। फिर इतने घर की, मेरे घर में 25-30 लोग काम करते थे, और मैं यहाँ ससुराल में आई। मेरा तकदीर अच्छे घर में दिया, लड़का अच्छे घर का, अच्छा था करके दिया, हो गया जो भी था। ये बच्चे होने के बाद में मतलब जॉब ही नहीं था उनका। फिर मैं बहुत क्या क्या काम करती थी, रेशनिंग का, राशन लाने का, ये वो। जब बड़ा लड़का मेरा 2-2.5 साल का हो गया, मेरी बाजू वाली एक थी, वो फॉर्म लेके आई स्कूल का। मैं ये जिद क्यों पकड़ी है ये काम का, फॉर्म लेके आई। और मेरे सामने एक लड़की थी, उनका हस्बैंड रेस कोर्स में काम करता था, तो उनको बोली अरे तुम्हारे लड़की को स्कूल में डालना है, मैं फॉर्म लेके आई है। 90 रुपये फीस थी तभी, मतलब प्ले ग्रुप की। तो बोलते 90 रुपये फ़ी है और 250 रुपये एडमिशन फ़ी है। 98 की बात, 97, 98 की। तो वो बोली, मैं लेके आई इंग्लिश मीडियम में। तो मैं बोली अरे पारू, मेरे लिए भी एक फॉर्म ला ना, मेरा लड़का है उसके लिए। अरे बोलते छाया तू क्या इसको इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सकती क्या, 90 रुपये फ़ी है, तेरे तो हस्बैंड को जॉब नहीं है, तू क्या पढ़ाएगी इंग्लिश मीडियम में। मैं चुप बैठी, थोड़ा मुझे बुरा लगा तभी। और 3 बच्चे थे, मैं कुछ काम भी नहीं कर सकती थी, कहीं घर काम के लिए भी नहीं जा सकती थी। फिर क्योंकि बच्चों को कौन देखेगा, छोटे छोटे थे। फिर बोलती तू क्या पढ़ा सकती क्या इंग्लिश मीडियम में, 90 रुपये मंथली फ़ीस है और 250 रुपये एडमिशन फ़ीस है। मैं चुप बैठी थोड़ी देर, कुछ नहीं बोली।
फिर कहाँ है, वही मैं प्ले ग्रुप था, नई नई विक्रोली में आई थी मैं गांव से शादी करके। फिर गई मैं वहाँ पे, जो प्ले ग्रुप में उसने अपने बेटी को डाला था उधर ही गई, वहीं पे फॉर्म ली, एडमिशन ली उनका और डाल दी लड़के को इंग्लिश मीडियम में उधर ही प्ले ग्रुप में। फिर स्कूल में एडमिशन लिया, विकास है स्कूल, जूनियर में, जूनियर सीनियर उधर। फिर बाद में सेकंड लड़का हो गया। मैं बोली यार मैं तो पढ़ी लिखी हूँ 10th 12th, तो मैं बोली मैं अपने मराठी में डालूंगी ना तो मैं खुद उनका क्लास ले सकती हूँ, ट्यूशन मैं खुद पढ़ा सकती हूँ। क्योंकि इंग्लिश मीडियम कर्सू राइटिंग हमारे वक्त सादा राइटिंग था, वो ABCD, या भी कर्स्यू है, कर्स्यू तो हमको नहीं जमता है, सीधा साधा हम लोग लिख सकते। तो मैं बोली नहीं बाबा, ये मेरे लड़के को ना मैं मराठी में डालूंगी तो मैं खुद पढ़ा सकती हूँ उनको, ये ट्यूशन का अलग से खर्चा नहीं चाहिए। बाद में जब वो 1.25 साल का हो गया, फिर मैं सोची कि बड़े को मैं इंग्लिश में डाली और इसको मराठी में डालेगी तो ये लड़का कल बड़े होके बोलेगा मेरे माँ ने ऐसा क्यों किया, भाई को इंग्लिश में डाला मुझे मराठी को। मैं बोली जाने दो, जो भी होएगा इसको भी इंग्लिश में डालती हूँ। उसको इंग्लिश में एडमिशन लिया वहीं हाई स्कूल में, विकास में। फिर ये लड़की हो गई, फिर बोले भी इसको मराठी में डालूंगी, मैं पढ़ाऊँगी, ये ट्यूशन का खर्चा बच जाएगा। क्योंकि आदमी को काम नहीं था, मैं ही ये काम कर वो काम कर, बहुत कुछ करती थी, मगर घर में वो कपड़ा सिलाती थी। फिर सोची अरे ये लड़की कल बोलेगी, लड़का और लड़की ये दोनों में मेरे माँ बाप ने ये किया, फ़र्क किया कि मैं लड़की है बोल के मुझे मराठी में डाल दिया और ये लड़के है उसको इंग्लिश में। फिर बोली आगे जाके ये हम लोग बुरे हो जाएंगे बच्चों के नज़र से, बहुत आगे का सोची मैंने। मैं बोली नहीं, जो भी है दूसरी तीसरी चौथी तक जो भी पढ़ेंगे एक ही स्कूल में इनको डालती, फिर इसको भी इंग्लिश में। वही औरत मेरे को बोलती अरे छाया सुमित को एक हमारे यहाँ एक माध्यमिक करके स्कूल है, इंग्लिश मीडियम ही है, तो उधर थोड़ा फीस कम है, तो स्कूल तो एक ही रहता है, जो पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी स्कूल में BM से भी पढ़ के बड़े डॉक्टर इंजीनियर बने हैं ऐसा नहीं, लेकिन लोगों की थिंकिंग थोड़ी सी अलग रहती। बोलते क्या माध्यमिक में डाला क्या सुमित को, 2 नंबर बेटे को? मैं बोली नहीं विकास में डाली। क्या बात कर रही है? मैं बोली हाँ विकास में, कि विकास का जरा नाम है वो स्कूल का, अच्छा स्कूल है। फिर इसको मैं बोली पूजा को भी विकास में डाली। क्या बात कर, क्या लॉटरी बिटरी लगी क्या तुझे? मैं बोली लॉटरी नहीं लगी, मगर मतलब 3rd 4th तक पढ़ाएगी। अभी मराठी मीडियम के मतलब 10th के मतलब ग्रेजुएट बच्चे, तो इंग्लिश मीडियम के 4th 5th के बच्चे, बहुत फ़र्क पड़ता है। मैं बोली उतना भी होएगा तो बस हो गया, फिर आगे छोड़ देगी। करते करते तीनों को भी अच्छा डिग्री तक लाई। फिर बहुत टिफ़िन का धंधा, इतने 50, मेरी छोटा लड़का था मुझे लगता है 4th में था छोटा वाला, और बड़ा वाला 7th में था जो टिफ़िन बनाती थी। सुबह बॉडी मसाज के लिए जाने का, डिलीवरी का काम वगैरह, बच्चे का नहलाने का, माँ को और उनका करके घर पे आने का, कपड़ा वगैरह धो के घर पे आके दाल चावल, एक मेरे पास एक मोमेटन औरत थी बूढ़ी बाजू में रहती थी, उनका घर का ये बराबर नहीं था, लड़का थोड़ा पीने खाने वाला था, बीमार था, लड़की हैंडीकैप थी, तो वो मेरे बच्चों को देखती थी आके। फिर उनका भी घर मैं चलाती थी, उनका राशन विशन भरती थी तभी, क्योंकि मेरे बच्चों को देखते हैं ना, मैं जाएगी बाहर तो टिफ़िन लेके जाएगी, कुछ काम के लिए जाएगी, तो वो देखती थी। फिर वो मुझे खाली भाजी लाके काट के रखती थी, उनको दिखता नहीं था बराबर से, लेकिन सब्जी लाके काट के रखती थी। फिर मैं वो मसाज का काम घर पे आके 11 साढ़े 11 बजे आती थी। 11:30 बजे आएगी, एक तरफ दाल एक तरफ चावल रखने का गैस पे, आटा गूंद लेने का, और तब तक ये सब्जियां तो काट के रखती थी वो बुढ़ी बेचारी, आपा करके उनको बोलती थी। फिर वो फटाफट दाल चावल बनेगा, फिर सब्जी डालने का, दाल छोंकने का और रोटी बेलने के लिए लेने का। तब तक बच्चे लोग मेरे 12:30 बजे तक घर पे आते थे, 12:30 पौने 1 बजे तक घर पे आएंगे। तो छोटा वाला बच्चा, मैं यहाँ रोटी टिफ़िन ऐसा खोल के रखते का, 4 टिफ़िन, एक डब्बे में दाल चावल बनाता था, वो दाल चावल डाल के 3 डब्बे में, और ऊपर का रोटी के लिए डब्बा खाली रखता था। फिर 4 रोटी बनेगी, डब्बे में डाल के टिफ़िन बंद कर देता था। फिर 4 रोटी सेकेगी,
डाल के बंद कर देता। फिर मेरी ये हैसियत नहीं थी कि गाड़ी लेने के लिए साइकिल, तो मैं सेकेंड हैंड एक साइकिल ली थी 300 रुपये में। फिर मेरा छोटा लड़का 4th में था, तो उसकी हाइट कितनी, और वो बड़ी साइकिल थी, छोटी भी नहीं थी, बड़े लोगों की। फिर उसका पैर मतलब बैठ के नहीं चला सकता, तो खड़ा होके 2 टिफ़िन ये साइड में साइकिल के हैंडल में, 2 टिफ़िन ये साइड में थैली में डाल के पुलिस स्टेशन में जाके छोड़ के आता था। पुलिस स्टेशन, कोर्ट, हॉस्पिटल, या ऐसे बैचलर लोग, कोई बूढ़े लोग रहते थे, उनके मतलब बच्चे लोग नज़दीक नहीं, तो उन लोग को टिफ़िन। फिर वो लड़का 2 टिफ़िन ये साइड में, 2 टिफ़िन ये साइड में खड़ा रह के गाड़ी चलाता था, पुलिस स्टेशन जाके छोड़ के आता था। फिर टिफ़िन भरता, फिर बड़ा वाला आता था स्कूल से, वो आएगा, फिर ये भर के रखता था, बड़ा वाला छोड़ता था। 7 में था। बहुत मेरे बच्चे लोग ने मुझे हेल्प किया तभी, खाली यही देख के कि वो औरत तभी मुझे बोली थी, तू क्या पढ़ा सकती क्या इंग्लिश मीडियम में, और वही मेरे दिमाग में मैंने फिट कर दिया था। वो ऐसा करते करते मेरे 7-8 साल में वो टिफ़िन का 50 टिफ़िन था। फिर 500 रोटी मैं होटल में अकेली बनाती थी, 500 रोटी सुबह। और सुबह फिर कोर्ट का मेरा एक ऑर्डर रहता था सैटरडे पार्टी रहती थी। फिर 15 लोगों का पुलाव, कोशिम्बीर, छोले ये बना के देने का। फिर सुबह 300 इडली 7 बजे। फिर 300 रात को 2:30 बजे उठती थी, 300 इडली बना के डब्बे में भर के रखती थी। बच्चों लोग स्कूल में जाते थे, 10 बजे आते थे, 10-11 बजे आते थे, 10 बजे, 9:30-10 बजे आते थे। फिर वो डब्बा भर के रखती थी ना, वो लेके कोर्ट में जाके छोड़ के आते थे वो इडली का, और मैं मसाज के लिए जाती थी। वहाँ से 11:30 बजे आएगी, फिर वो 50 डब्बा करने का। मतलब ऐसा करते करते मैं तीनों बच्चे की पढ़ाई करी उसके ऊपर। फिर मेरा स्लिप डिस्क का वो प्रॉब्लम हो गया, मन के खसक गए मेरे। फिर 2-3 साल बहुत जितना कमाई उतना उसमें गया, लेकिन भगवान की कृपा से चल रही है, अभी अच्छी खासी हूँ, गाड़ी चलाती हूँ। मतलब बहुत संकट आए, वो सोच के मैं तीनों बच्चों को जो तुमको करना है करो। अभी ये लड़की को ज़्यादा मतलब एक्टर्स के ऊपर बहुत उसका फोकस है, उसको डांस वगैरह इसमें ज़्यादा मतलब उसको शौक है। मैं बोली जो करना है करो, लेकिन पढ़ लो पहला पूरा। तो ऐसा करते करते फिर मेरा बड़ा लड़का 10th में था, और 10th की एग्ज़ाम दी, 79% मिला उसको। 10th की एग्ज़ाम दी, और 2 महीना एक हमारे यहाँ सीए था, वो अब खुद गया उधर काम पे लगा। 2 महीना छुट्टी थी ना, एडमिशन कॉलेज के लिए एडमिशन लेने तक। 2 महीना उसने काम किया, 2,500 पगार सीए के हाथ के नीचे, वो ला के दिया। मैं बोली बेटा पहला पढ़ाई करने का, बाद में फिर अभी क्या करने का। पुलिस वाले अच्छे लोग थे, बोलते ताई तुम्हारे 2 बच्चे और है, इसको तुम कॉलेज में मत डालो, 10 के बाद में ऑटो मतलब कोर्स दे दो कोई भी, मतलब डिप्लोमा करेगा तो बाद में काम करके डिग्री कर सकता है वो, लेकिन डिप्लोमा करेगा तो कहीं भी 10-15 हज़ार का जॉब मिलेगा उसको। फिर अभी 2-4 जन अच्छे मतलब पुलिस ऑफिसर जिनके डब्बे जाते थे, बोले ताई ये मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल, जब तक रोड पे गाड़ी चल रही है, रोड है तब तक तो गाड़ी आती ही रहती, तो सबसे बेस्ट ये है, मतलब नई गाड़ी तो ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल इंजीनियर। तो फिर ऑटोमोबाइल कर्जत में, ये कसारा में एडमिशन मिला। वो कॉलेज भी सही नहीं था, मुझे पता नहीं था कॉलेज में कहाँ लेने का क्या, फर्स्ट लिस्ट में लगा, नाम ले लिया वहाँ पे। फिर उसको ये किया, 2 नंबर वाले को कीर्ति कॉलेज दादर में, 12वीं तक दादर कीर्ति कॉलेज। फिर उसको 65 की 69 मार्क्स मिला 12वीं में, सेकेंड लड़के को। फिर उसको उधर 13वीं में एडमिशन नहीं मिला, फिर यूनिवर्सिटी में लिया, अभी लास्ट ईयर है उसका, और ये 14वीं है, ये लड़की 14वीं में। मतलब इसके लिए मैं इतना जो भी काम मिलेगा वो करूँगी। मेरे घर वाले तो अच्छे खासे थे, मेरा बड़ा जेट बैंक में था, 2 नंबर जेट गोदी में था, लेकिन किसी ने हमको हेल्प नहीं किया बिल्कुल। मैं बोली मैं ही अपने आदमी की बहन भी मैं, माँ भी मैं, दोस्त भी मैं, बीवी भी मैं, और नहीं उनको अच्छा जॉब तो क्या हुआ, मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, मेरे पास कला है, मैं कुछ भी करने के लिए। फिर मैं कंबर खस के खड़ी हो गई।
मेरे बच्चों को खाली मुझे खड़ा करना है, इतना ही मेरा फोकस था। लेकिन है, आई यहाँ तक तो आ गई, इसके आगे पता नहीं। अरे इसके आगे भी आप आगे बढ़ती रहेंगी। बस। एंड और बच्चे लोग ने मुझे बहुत हेल्प किया, बहुत। मैं बाहर निकलूंगी, मेरी इतनी छोटी लड़की 4th में थी जब से घर संभाल रही है लड़की। आजकल के लड़की लोग तो मोबाइल, उनका घूमना फिरना, मेरे बच्चे ने जो भी कमाते 10-5 जो भी है लाके, फिर मेरा लड़का कॉलेज का एग्ज़ाम होएगा फर्स्ट ईयर का, फिर छुट्टी मिलेगी, फिर किधर भी काम पे जाता था। 1-2 महीना गैप रहता है ना एग्ज़ाम होने के बाद में, कॉलेज चालू होने के लिए। ऐसा करते करते मतलब आज तक बहुत। फर्स्ट टाइम फिर वो गोदरेज में 4 साल किया बड़े वाले ने काम। गोदरेज के बाद में महिंद्रा में किया कॉन्ट्रैक्ट पे। उसके बाद में एक वुमन कौन सा सिटी है वहाँ पे काम किया। मतलब अच्छी कंपनी में, सैलरी कम लेकिन अच्छे से एकदम। बहुत मस्त लड़का, होशियार है, तीनों भी बच्चे मेरे। मतलब यही मेरा प्रॉपर्टी है, ये बच्चे, उनका पढ़ाई, उनकी होशियारी, यही मेरा क्या बोलते सब ये है जो मैं कमाई है वो। बाकी कुछ नहीं कमाई, गरीब हूँ मैं, लेकिन मेरे बच्चे लोग मेरी अमीरी है सबसे। आप गरीब किसी प्रकार से नहीं हो, और जिस तरीके से आप हो, आप बहुत अमीर हो। आपके बच्चे हैं, हम बच्चे लोग मुझे हैं, बहुत हेल्प, बस हम सब हैं आपके साथ। और जैसे मैंने कहा कि आपने हमें प्रेरित किया है, हमारी प्रार्थना यही है कि आप हमेशा आगे बढ़ते रहो, खुश रहो। यही मेरी इच्छा है। एंड गॉड ब्लेस यू। और इतना अच्छा लगा कि आप हमारे पास आई छाया जी। एंड सालों बाद भी लोग आपको याद करेंगे। एंड एक बात तो करना ही पड़ेगा, वो यूट्यूब व्लॉगिंग। हाँ, वो तो मैं करूँगी अभी। थैंक यू सो मच। छाया मोहिते, मुंबई की पहली लेडी ऑटो रिक्शा ड्राइवर। थैंक यू।